तो इस चैप्टर का बैकबोन है अल्फा। बेसिकली अल्फा के बगैर अब काम नहीं हो पाएगा, तो अल्फा तक हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है, 3 बातें हैं, डेल्टा एन जी जीरो, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। उस पर बढ़िया समझ लें, उसका केसी केपी देख लें बार बार, और उसी का अल्फा वगैरह देख लें, फिर अल्फा का केपी देख लें, अल्फा का केसी देख लें। अल्फा का केसी बार बार सर निकाला क्यों नहीं आपने, उतना हमारे काम का नहीं था और हमने बस वो देखा। सॉलिड और गैस वाला जो क्वेश्चन था जेई एडवांस का क्वेश्चन है। सॉलिड और गैस के जो क्वेश्चन है, सॉलिड और गैस एडवांस, लिक्विड लिक्विड केवल जेई मेंस का क्वेश्चन, उसको देख लेंगे। सर नीट के बारे में आप कोई बात नहीं कर रहे हैं, नीट बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू जेई एडवांस, समझ रहे हैं हम। और मैक्सिमम क्वेश्चन आगे आप अभी धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। अगर मैंने 12th तक पढ़ाया आपको, मतलब अगर मैं ऑनलाइन अगर आपको पढ़ाता रहा कभी, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन में तो मैं एक ही सेंटर पे पढ़ा सकता हूँ, तो ऑलरेडी मैं एक सेंटर पे हूँ, कालू सराय सेंटर पे हूँ, और बहुत सारे सेंटर हैं इनके। तो अगर ऑनलाइन क्लासेस फ्यूचर तक चलता रहा, अगले 7-8 महीने तक चलता है, तो पूरा कोर्स 12th का जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो क्लियर हो जाएगा कि मैक्सिमम सारे क्वेश्चन जेई के नीट में रिपीट होते हैं। वो बस कहने की बातें हैं, रिपीट नहीं होती। तो जरा एक बार हम हेडिंग करेंगे आज की क्लास का, हमारा एवरेज मोलर मास, सभी बच्चों को लिखना है एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी एंड अल्फा, एंड अल्फा, अल्फा का नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी एंड अल्फा, इतना बड़ा नाम हमने एक साथ रख लिया है। एवरेज मोलर मास, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी, अल्फा, ये सब क्वेश्चन है जिनको हमने थोड़ा ऐसे नाम रख रखा है सभी बच्चों को समझाने के लिए। उम्मीद करता हूँ सभी लोग समझ पा रहे होंगे। जरा सब आगे देखते हैं पूरा डिटेल में, सभी बच्चे यहाँ पे देखें, पूरा डिटेल में इसको देखेंगे। पूरा डेरिवेशन है, थोड़ा एक बार डेरिवेशन निकाल के लाते हैं, एनसीईआरटी वगैरह में शायद नहीं है, आप देख लेना। एक सब्सटेंस है जिसका नाम है ए, इक्विलिब्रियम पे बना रहा है बी प्लस सी प्लस डी प्लस प्लस का सो ऑन मान लेते हैं। जरा देखो कहाँ गया यार ये, चलो यहाँ देखो कोई बात नहीं, प्लस एन प्रोडक्ट, एन प्रोडक्ट्स। आपको तो पता है शुरू में टाइम की वैल्यू 0 पे सर ए लेना है, इधर कुछ नहीं, आप जानते हैं इधर में कुछ नहीं। मैं यहाँ पे एन इनिशियल एक डाटा देखूंगा जिसका नाम है ए, एन इनिशियल डाटा है ए। एक मिनट जरा वेट करेंगे, थोड़ा इसको कॉपी कर लीजिए, एक मिनट जरा। ठीक है, टाइम की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे देखिए यहाँ पे, टाइम की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। ए माइनस ए अल्फा लिख सकते हैं, आप तो जानते हैं ए माइनस ए अल्फा लिखेंगे, ए माइनस एक्स लिखना था और एक्स को अल्फा के रिस्पेक्ट में फिर से लेके जाएंगे तो ए अल्फा हो जाएगा। और मैं यहाँ पे लिखूंगा ए अल्फा ए अल्फा ए अल्फा एंड सो ऑन, एन टाइम्स तक जाएगा, एन टाइम्स तक जाएगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एन टाइम्स तक जब जाएगा और एन का भी क्या होगा ए अल्फा, एन का भी क्या होगा ए अल्फा, तो हम यहाँ पे ए अल्फा मान लेंगे। आप में से कोई बच्चा मुझे ये बताए बस कि एन इक्विलिब्रियम का डाटा कितना आएगा, ये थोड़ा मुझे चाहिए जल्दी से। ये आगे चल रहा है सो ऑन, कोई एन इक्विलिब्रियम जरा जल्दी से बताया, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। एन इक्विलिब्रियम जरा जल्दी से कोई बताएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। a plus a alpha into n minus 1. ए प्लस ए अल्फा, Yes, sir. ठीक है, ए प्लस ए अल्फा रेस टू एन माइनस 1। यार हमारे हिसाब से तो हाँ एपी की सीरीज आनी चाहिए थी, क्या कहते हैं आप लोग, ये एपी की सीरीज आनी चाहिए। सभी बच्चे शायद समझ पा रहे होंगे। मेरे हिसाब से जरा सा देखो क्या आना चाहिए था, यहाँ जरा देखो, मेरे हिसाब से ए प्लस ए अल्फा बोल रहे हैं तो पहले तो ये ए माइनस ए अल्फा आना चाहिए था और एन ए अल्फा आना चाहिए था। क्या कहते हैं आप, ऐसा लिख सकते हैं, ये वजह Yes, से sir. हाँ ये लिख सकते हैं। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब ये प्लस है, सॉरी ये बीच में प्लस है, ए माइनस ए अल्फा प्लस एन ए अल्फा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपने पढ़ा होगा ऐसा, 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, एन प्लस 1 माइनस, ये नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए था एपी की सीरीज में, एक मिनट रुक जाए, एपी का आंसर कैलकुलेट करते हैं। Sn वाला फॉर्मूला लगेगा। हाँ बताइए थोड़ा फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस सर n by 2 plus 2a plus n minus 1 into d. हाँ शायद तो भी हो जाएगा, जब ऐसे आप बता रही हो उसके हिसाब से ही हो जाएगा। ये बाहर में
1 + n - 1 अल्फा। सही है सर? सही है सर? हाँ ठीक है, ये आएगा, ये नोट करना। मैंने डायरेक्ट ये स्टेप लिख दिया। अगर आपको इसमें भी दिक्कत आ रहा है तो एक स्टेप और पीछे करके लिख सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट डाटा आएगा। ये डाटा जरा आपको कॉपी करना है। ये कहाँ कॉपी करना है? यहाँ एन इक्विलिब्रियम के आगे कॉपी करना है। ये दोनों डाटा यहाँ पे लिखना है आपको। एक बार क्लास 11 में आपने इस साल जब थे क्लास 11 में, तो आपको एक टीचर ने पढ़ाया होगा एक टॉपिक जिसका नाम है एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास का मोल कंसेप्ट में एक टॉपिक पढ़ाया होगा, एवरेज मोलर मास, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल मास। यहाँ जरा देखिए आप, डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। सभी बच्चे जरा देखें, मास निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एम। क्या कहते हैं आप? मास निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एम। आप जानते हैं अच्छे से। आप में से जरा एक बार कोई मुझे इन्फॉर्म करे, क्या आपके सर ने मोल कंसेप्ट, सम बेसिक कंसेप्ट में एवरेज मोलर मास पढ़ाया था क्या? सर एवरेज एटॉमिक मास पढ़ाया था, ये नहीं पढ़ाया था। तो नहीं पढ़ा था। यही दिक्कत है। कोई बात नहीं, हम लोग इसको इंट्रोड्यूस कर लेंगे, जब समय आएगा तो एक बार पूरा डिटेल में करेंगे। अभी आपको लिखना है एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला होता है, एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला होता देखिए यहाँ पे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, हम इसको लेके एक बार इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला है टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है n इंटू एम। जरा सभी बच्चे देखें, मास निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एम। एन का मतलब क्या है? मोल। मोल इंटू एम। और टोटल का मतलब तो आप जानते हैं, टोटल का मतलब समेशन होता है। सभी बच्चे देखें, टोटल का मतलब समेशन होता है। और यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ n। टोटल मतलब समेशन ऑफ n इसको पढ़ते हैं, इसको समेशन ऑफ n इंटू एम पढ़ते हैं। तो इसको लेके जरा मुझे डिफाइन करना है। सब लोग जरा देखें अच्छे से, इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, पूरी बात समझाता हूँ। आपने नोट कर लिया होगा सभी लोगों को, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। यहाँ पे जरा देखिए, थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए लिखना थोड़ा इसमें, लेट स्मॉल ए लिखना है, ऐसे लिखना, लेट ए मोलर मास ऑफ, लिखना लेट ए मोलर मास ऑफ, थोड़ा ये लिखना, लेट ए मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट और कैपिटल ए। ये लिखो, रिएक्टेंट कौन है? कैपिटल ए। जल्दी जरा लिखेंगे, लेट ए मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट और कैपिटल ए, और रिएक्टेंट और कैपिटल ए। मोलर मास इसका हमने अपनी मर्जी से ये लिखा है, या मोलर मास जरा देखो, मोलर मास को एम कर लो, नहीं तो आप में से कोई फिर पूछेगा, दो ए हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मोलर मास को एम कर लो जरा सा। सभी बच्चे जरा मोलर मास को एम कर लेंगे थोड़ा, क्योंकि दो बार ए है ना, एक बार यहाँ पे ए ऑलरेडी हमने यूज कर लिया है, तो दोनों सेम ना हो जाए, इसलिए हमने एम मोलर मास, लेट एम मोलर मास लिखा हुआ है। सभी बच्चे यहाँ पे देख लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा सा, मैं समझाता हूँ यहाँ पे पूरी बात। दूसरे पेज पे जरा आते हैं, थोड़ा बार देखते हैं। एवरेज मोलर मास निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, जिसको आपको लिखना नहीं, मैं लेकिन लिख रहा हूँ, समेशन ऑफ n इंटू एम। सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, समेशन ऑफ n। ये दो बार मैंने लिखा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखा है। समेशन ऑफ n के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे n इंटू एम लगाना है। n की वैल्यू पहले वाली इक्वेशन में, सभी लोग देखें, फर्स्ट इक्वेशन में a के लिए n की वैल्यू कितनी है? a है। यहाँ देखो कितनी वैल्यू है? a है। a क्या है? इसका मोल है। तो यहाँ पे मैं मोल आऊंगा और मोल आके यहाँ पे लिखूंगा a इंटू मोलर मास कितना हमने एज्यूम किया है? कैपिटल M। मोलर मास हमने अपनी मर्जी से कितना एज्यूम किया है? कैपिटल M। नीचे आएंगे तो टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल लिखना है। टोटल मोल ये है इक्विलिब्रियम पे 1 + n - 1 अल्फा। तो यहाँ पे लिखेंगे a 1 + n - 1 अल्फा। अल्फा ये हम लेंगे, और दोनों में a कैंसल आउट हो जाएगा, जरा देख लें। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं AMM इक्वल टू, AMM का फुल फॉर्म होता है एवरेज मोलर मास। सभी बच्चे जरा सा लिख लेंगे, एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास, एफ गियर लिखा हुआ है, एफ गियर, एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास। AMM का फॉर्मूला होता है एवरेज मोलर मास, या फुल फॉर्म है सॉरी, और एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ n इंटू एम, और n लिखा हुआ है। आगे कभी अगर मोल कंसेप्ट पढ़ाया इन फ्यूचर आपको तो देख लेना, आपको दिक्कत नहीं। एवरेज मोलर मास इक्वल टू होगा, क्या होगा यहाँ पे? कैपिटल M इक्वल टू 1 +
n-1 अल्फा। एवरेज मोलर मास इक्वल टू, ये जरा जल्दी से लिखना, एवरेज मोलर मास इक्वल टू ये लिखना, एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला क्या है, m अब थोड़ा इसको डिराइव करते हैं जरा सा क्वेश्चन को लेके, इनका इतना डिटेल में बुक्स में नहीं है कि हम जरा इसको करेंगे। कई बुक्स में जरा देखें एवरेज मोलर मास को, थोड़ा साइड में देखते रहे यहाँ पे, एवरेज मोलर मास को कई बुक्स में MOBS भी लिखा रहता है। क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्व्ड मास। MOBS का मतलब है ऑब्जर्व्ड मास। MOBS का मतलब सभी बच्चों को पता है क्या है, ऑब्जर्व्ड मास। आपने अभी ध्यान से देखा होगा जो कैपिटल M आया हुआ है ये मोल रिएक्टेंट का, किसका है, रिएक्टेंट का। तो मैं यहाँ पे एक बार M रिएक्टेंट भी लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आप लिखना M, मतलब ये लाइन पूरा ऐसे बना के थोड़ा लिखना, इसको लिखने के बाद पूरा ये क्या लिखा हुआ, मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट, ये लिखा हुआ मास ऑब्जर्व्ड। थोड़ा इनके बारे में जरा हमें लिखना है, 2-3 लाइनें। सबसे पहले N के बारे में लिखना है, N क्या है, N के बारे में थोड़ा लिखना है। अब कॉपी में नीचे लिखना, मैं इधर लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं है तो N के बारे में जरा लिखना। नंबर ऑफ मोल्स, जल्दी से लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। N के बारे में जरा जल्दी से लिखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय, थैंक यू, ऑब्टेन्ड बाय 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर हो गया सभी बच्चे, जरा देखें। N तो आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, हर बच्चे को पता है। N निकालने के लिए डेल्टा N हमने पिछले क्लास में देखा है, डेल्टा NG भी हमने देखा है, N भी देख लिया है। N निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं, यानी N हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। N क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा, तो आपको ब्रैकेट में लिखना है गिवन। क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, गिवन होगा। आप जानते हैं बहुत ईजी है, तो यहाँ पे लिखा है गिवन। ये M रिएक्टेंट भी क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, आप तो जानते हैं। मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, गिवन होगा। तो M रिएक्टेंट जहां लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पे नीचे ही लिख देना, मैं इधर थोड़ा लिख दे रहा हूँ, आप ऐसे लिखना M रिएक्टेंट ऑल्सो गिवन। आप ऐसे लिखना M रिएक्टेंट गिवन, इसके बारे में भी ऐसे लिखना गिवन। ये क्या लिखा हुआ है, मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट। ये भी डाटा क्या होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है। ये डाटा भी क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है। ठीक है, ये डाटा भी क्वेश्चन में गिवन होगा। हम भी 2 क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अभी जरा इसको रफ करना, ठीक है। इसी फॉर्मूले को थोड़ा और डिफाइन करना है, सभी बच्चे जरा देखें, इस फॉर्मूले को थोड़ा हमें और डिफाइन करना है। यहाँ थोड़ा देखना, जरा सा दूसरे कलर से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। गिवन इन द प्रॉब्लम, गिवन इन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में क्या गिवन होगा, तो अब इसके बारे में बात होगी। इसी लाइन के आगे भी डिराइव पूरा करके लाना है, 3-4 फॉर्मूले में बनाने हैं। तो गिवन इन द प्रॉब्लम लिखना है, और गिवन इन द प्रॉब्लम में जरा जल्दी से लिखेंगे सब लोग। पहले कैपिटल डी, एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल डी। कैपिटल डी इक्वल टू होता है वेपर डेंसिटी, जरा लिखेंगे वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन। जब सबस्टांस, सभी बच्चे यहाँ पे देखें, बिफोर डिसोसिएशन का मतलब यहाँ जरा देखना, इसको मैंने रफ इसलिए नहीं किया, आप समझा पाऊंगा आपको। डिसोसिएशन हुआ नहीं, मानी कौन सी बात चल रही है, टाइम की वैल्यू 0 पे, टाइम की वैल्यू 0 पे चल रहा है, क्योंकि डिसोसिएशन का मतलब टाइम की वैल्यू इक्विलिब्रियम हो गया। डिसोसिएशन का मतलब टाइम की वैल्यू इक्विलिब्रियम हो गया। तो बिफोर डिसोसिएशन का मतलब, बिफोर डिसोसिएशन का मतलब किसकी वेपर डेंसिटी बात चल रही है, केवल और केवल M रिएक्टेंट, केवल और केवल किसकी चल रही है, रिएक्टेंट की। तो आप स्लैश देके लिखना वहां पे अपनी कॉपी में, रिएक्टेंट, केवल और केवल क्या लिखना, रिएक्टेंट। वेपर डेंसिटी अभी हम केवल और केवल किसके लिए बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट के लिए डिस्कस कर रहे हैं। क्यों रिएक्टेंट के लिए डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बिफोर डिसोसिएशन कोई भी वहां से मोल हटा ही नहीं है, तो रिएक्टेंट के बारे में बात करेंगे। और वेपर डेंसिटी, सभी बच्चे जरा मेरी 3-4 बातें सुन लें, क्योंकि पता नहीं पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया, मैं एक बार बोल देता हूँ जल्दी जल्दी। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी रफ लिखना नहीं है, कुछ भी लिखना नहीं है, बोर्ड पे देखें यहाँ पे, वरना डेरिवेशन खराब हो जाएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर वॉल्यूम, और डेंसिटी को रो से इंडिकेट करते हैं कई बुक्स में। डेंसिटी भी 2 तरीके का है, एक है एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी भी 2 तरीके का है, एक का नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी, आप जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, और एक का नाम है वेपर डेंसिटी। हम केवल वेपर डेंसिटी के बारे में बात करेंगे अब। वेपर डेंसिटी इज एप्लीकेबल फॉर गैसेस, जरा सुन लें आप। वेपर डेंसिटी इज एप्लीकेबल फॉर गैसेस, और वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मोलर मास बाई 2। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मोलर मास बाई 2। तो अगर हमें यहाँ पे वेपर डेंसिटी निकालना था, तो मोलर मास लेंगे पहले,
क्या लेंगे, मोलर मास, और मोलर मास कितना है, m रिएक्टेंट, तो यहाँ पे लिखना है m रिएक्टेंट इस तरीके से डिवाइडेड बाई 2। सर आपने m रिएक्टेंट कैसे यूज किया, सिंगल गैस के लिए वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मोलर मास बाई 2, एंड द मिक्सिंग ऑफ गैस के लिए फॉर्मूला होता है एवरेज मोलर मास बाई 2, और एवरेज मोलर मास हमने एक बार यूज किया है, फर्दर अभी थोड़ी देर में कभी आएगा तो हम यूज करके आपको दिखाएंगे, अभी ये लिखना है। फिर एक स्मॉल डी है, जरा सा देखिए इसके बारे में, ये कैपिटल डी था, स्मॉल डी के बारे में लिखना है वेपर डेंसिटी, जल्दी से लिखेंगे वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन, वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन, वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन, वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन। जब भी आफ्टर डिसोसिएशन होगा इसका मतलब हर बच्चा समझ पा रहा है कि इसमें रिएक्टेंट भी होगा अब प्लस कुछ प्रोडक्ट भी बन गया होगा, कुछ इसमें प्रोडक्ट भी बन गया होगा। यहाँ देख लीजिए आप, आफ्टर डिसोसिएशन का मतलब सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, यहाँ पे डिसोसिएशन हुआ तो कुछ रिएक्टेंट में से कम हुआ, प्रोडक्ट भी बनना शुरू हो गया है, प्रोडक्ट भी बनना शुरू हो गया है। तो वापस जब इधर आएंगे, इधर देखें तो रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी इसमें क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट। तो इसका फॉर्मूला था m, जरा यहाँ देखो m रिएक्टेंट, और m रिएक्टेंट के बारे में सब बच्चे जानते हैं। m रिएक्टेंट क्या है, वो ओरिजिनल वैल्यू है जो डाटा में क्या है गिवन है, यानी आपको मोलर मास सब्सटेंस का पता है, जो आप कैलकुलेट करके हम एक दो न्यूमेरिकल में देखेंगे। यहाँ बुक्स में ऐसा लिखा होता है, क्या लिखा होता है, MOVS बाई 2, और MOVS क्या है, एवरेज मोलर मास बाई 2। MOVS का फॉर्मूला है, ये लिखा हुआ है एवरेज मोलर मास, तो एवरेज मोलर मास ये यूज है, और एवरेज मोलर मास हम इसका यूज करेंगे। तो एक बार जरा इसको कॉपी कर लो, फिर मैं जरा इसको पूरा डिफाइन अच्छे से करूंगा, जल्दी से जरा इसे कॉपी कर लीजिए, ताकि इसी कंटेंट को रफ करके फिर मैं यहीं पे सारी बातें बताऊंगा। हो गया? यस सर। यस सर। अब जरा यहाँ पे सभी बच्चे जरा देखें, काफी इंपॉर्टेंट है थोड़ा, शायद ये लाइन मुझे और भी जरा समझाने के लिए पहले ये कंटेंट रफ कर लेते हैं, नहीं तो आप में से कोई पूछेगा ये सब बातें भी। थोड़ा ध्यान से दिखना है, एक दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे m रिएक्टेंट की जगह पे, प्लीज यहाँ बोर्ड पे थोड़ा देखेंगे क्योंकि दो लाइन मुझे रफ करना है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो मोलर मास लिखा हुआ है, तो m रिएक्टेंट की जगह पे सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2d लिख सकता हूँ। क्या कहते हैं आप? यहाँ देखो कैपिटल D इक्वल टू लिखा हुआ है m रिएक्टेंट बाई 2, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दें तो m रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, 2d कैपिटल में होगी, 2d अपनी मर्जी से माना है कैपिटल में। हाँ, दूसरा जरा सा एक लाइन यहाँ पे देखें थोड़ा सा, दूसरा लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं यहाँ पे MOVS लिखूं, MOVS लिखूं तो मैं इसको यहाँ पे 2d लिख सकता हूँ। MOVS इक्वल टू 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 2d, MOVS इक्वल टू 2d हो जाएगा। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, जो समझाना था मैंने समझा दिया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ध्यान से देखें, मैं इस पूरे डाटा में MOVS के जगह पे 2d रख देता हूँ स्मॉल लेटर में, इधर वाले फॉर्मूले में कैपिटल 2d रख देता हूँ, और नीचे में 1 + n-1 और यहाँ पे अल्फा लिख सकता हूँ। यहाँ देखना है डेरिवेशन है बस, 2d कहाँ पे लिखा, MOVS की जगह पे, कैपिटल m रिएक्टेंट जो लिखा उसके जगह पे कितना लिखा, 2, इस तरीके का। और आप समझ पा रहे हैं यहाँ से d और d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ से बनेगा, यहाँ जरा सभी बच्चे देख लें, फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ से बनने वाला है d इक्वल टू कैपिटल D 1 + n-1 अल्फा। एक फॉर्मूला हमारे लिए ये काम का है, दूसरा फॉर्मूला अल्फा निकालने के लिए, फर्स्ट फॉर्मूला जरा इसको मान लेते हैं, पहला इक्वेशन मान लेते हैं, दूसरा यहाँ पे लिख रहा हूँ, दूसरा जरा जल्दी से नोट करना इसको पहले, तो दूसरा देखते हैं, दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं इस तरीके से साइड d - d, और यहाँ लिखेंगे n-1 अल्फा, n-1 अल्फा के निकालना है तो अल्फा एक ही जगह आ सकता है, 1 - 1 कितना आना चाहिए, n-1 ही आना चाहिए, और लिख रहा है n-1 इधर, n-1d लिखना है, n-1d ये लिखना जरा सा, ये फॉर्मूला नंबर 2, ये फॉर्मूला नंबर 2 जरा जल्दी से नोट करना। हो गया? यस सर। सभी बच्चे नोट कर लेंगे जल्दी से, डन सर। ठीक है। मुझे 2-3 लाइनें जरा अगेन बताएं, क्या क्लास 11th में गैस स्टेट एक चैप्टर पढ़ा दिया गया आपको? यस सर। यस सर। उसमें जरा एक बार बताइए, वेपर डेंसिटी इंट्रोड्यूस किया गया था क्या? यस सर, किया गया था। ऐसा मैंने इसलिए बोला है क्योंकि बार बार वेपर डेंसिटी यहाँ आएगा, तो थोड़ा आप सीरियस होकर उसको देख लेना, ठीक है।
और हमें ऐसा क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो यार पढ़ेंगे नहीं तो कब सीरियस होकर देखेंगे। ठीक है, तो जरा एक क्वेश्चन हम आगे करते हैं और उसको लेके देखेंगे। क्वेश्चन लिखना आपको जरा सा, ये एडवांस पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, लिखना जरा सा आपको। इफ ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी, if observed vapor density, if observed vapor density, if observed vapor density is 13 is 13, जल्दी करेंगे, is 13, then calculate degree of dissociation, then calculate degree of dissociation, then calculate degree of dissociation of phosphine, of phosphine। सभी बच्चे जरा इसको नोट कर लें, मैं करता हूं क्वेश्चन को, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब अल्फा पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में केवल पूछा हुआ अल्फा। अल्फा का एक फॉर्मूला अपने पास है, कैपिटल डी माइनस डी एन माइनस 1 डी, एक फॉर्मूला अपने पास है। सभी बच्चे देख लें, अल्फा का निकालने का एक ही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, यहां देख लो। और डी निकालना, अब डी का मतलब होता है, यहां जरा देखो, डी का मतलब होता है मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट, मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट, या एम रिएक्टेंट लिख देता हूं तो बाद में कोई पूछेगा सर ये क्या था, एम रिएक्टेंट बाई 2, आप जानते हैं फॉर्मूला यही था, यही फॉर्मूला है, तुमने लिखा ये मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट कौन है, रिएक्टेंट PS3 है। PS3 का मास यहाँ जरा देखो, सभी बच्चे रफ है, ये सब लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, कोई पूछे नहीं। फास्फोरस का 31, हाइड्रोजन का 1 × 3 कितना होगा 34, तो 34/2 कितना आया 17, डी कितना आ गया 17। स्मॉल डी जरा सभी बच्चे देखें, स्मॉल डी के बारे में, कैपिटल डी हमने कैसे निकाला, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। स्मॉल डी के बारे में जरा सा देख लो, स्मॉल डी का निकालने का फॉर्मूला है, ध्यान सुनना है, स्मॉल डी के लिए फॉर्मूला होता है एम ऑब्जर्व्ड वाला फॉर्मूला, याद होगा आपको, एम ऑब्जर्व्ड बाई 2, जरा ध्यान सुनना है, ये फॉर्मूला ऐसे होता है, क्या देखना, एम ऑब्जर्व्ड बाई 2, लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन है, सभी बच्चे पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में 13 गिवन है एक डाटा, क्या गिवन है, यस सर। यस सर। हाँ ये सब समझना है बार बार, क्योंकि मेरे पढ़ाने के बाद भी कोई फायदा नहीं कर, आपको समझ में नहीं आया तो। और एन के बारे में जरा सा सभी बच्चे देख लें, एन कैसे निकालेंगे, सभी बच्चे एन के बारे में जरा सा इधर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन निकालना है, ये 3 × 6 × 2, ये 12 हाइड्रोजन है, ये 6 हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पर 6 जरा करना पहले, 6 हाइड्रोजन होगा, ठीक है, ये बैलेंस हमने थोड़ा गलत कर दिया था, 6 हाइड्रोजन यहाँ होगा। एन कैसे निकालते हैं यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ रिएक्टेंट, आसान शब्दों में कैसे, यहाँ पे 6 + 1, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा नहीं है तो 1 लेंगे, तो 6 + 1 डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे 4, यानी 7/4। सर ये 7/4 कहां से आया, 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो 1 है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं तो क्या है 1 है, तो 6 + 1 कितना हुआ 7 डिवाइडेड बाई 4। और बाकी सारे डाटा को मान ले जाकर रखेंगे, तो हर बच्चे को अब समझ में आ रहा है कि यहाँ ला के रख देना है, और यहाँ ला के रखेंगे तो देखिए 17 - 13, और यहाँ पे रखेंगे 7/4 - 1, और यहाँ पे रखेंगे 13। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा होगा, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए एक बार, इसको जल्दी से जरा नोट कर लेंगे। हो गया, आप मेरे से सॉल्व करने के लिए बोलोगे तो इसका आंसर भी बोल दूंगा मैं, अगर आप बोलोगे सॉल्व करने के लिए तो आंसर भी बोल सकता हूं मैं। अगर आप जानना चाहते हैं कितना आंसर होगा तो यहाँ देखिए हिंट में थोड़ा, इधर कंटेंट रफ कर रहा हूँ, रफ कैसे कर सकता हूँ, लिखा ही नहीं होगा, यहाँ देखिए 17 - 13 कितना होगा 4, ये 4 जरा देखें यहाँ, और इधर में 4 कितना होगा, ये इधर में तो पहले 13 लिख देता हूँ, इधर मल्टीप्लाई 7 - 1 और बाई 4 लिखा हुआ है, 7 - 1/4 है, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, तो ऊपर में ये हो जाएगा 3/4, कितना होगा 3/4, बाकी सॉल्व करोगे तो कुछ आंसर आ जाएगा 16/39। चलिए आपने बता दिया, लिख लेते हैं, इन्होंने बताया सर 16/39, तो फाइनल आंसर यही मान लेते हैं, सही बताया होगा, मुझे पूरा विश्वास है आप पे। यस सर, वही है।
इधर जरा रफ कर रहा हूँ। कैलकुलेशन में भी दिक्कत है वो तो बताना, एक दिन थोड़ा वो भी बताएंगे कि कैसे कैलकुलेट भी करते हैं। जैसे कई टीचर आपको पढ़ाते हैं, मैंने देखा है कई टीचर पढ़ाते हैं, पता नहीं कहाँ से पढ़ गए हैं इस दुनिया में, भगवान ही जानता होगा, कैलकुलेशन भी नहीं करते हैं। और जब बड़ा कैलकुलेशन आता है बच्चों बोलते हैं यहाँ से इधर और वहां से उधर कर देना, आंसर आ जाएगा। पता नहीं कैसे कर देना बच्चों को, इसलिए वीकनेस ज्यादा आ जाती है सब्जेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है रिएक्शन कोशेंट, ये रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है रिएक्शन कोसेंट, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्शन कोसेंट। यहां जरा लिखा हुआ देखें ध्यान से, जिसको हम लोग क्यू बोला करेंगे। क्यू क्या होता है अभी बताता हूं आपको। क्यू रिएक्शन कोसेंट नाम है इसका, रिएक्शन कोसेंट। कोसेंट पढ़ते हैं, ध्यान रखना है, क्यू नाम से इसको आइडेंटिफाई करेंगे। रफ कर रहा हूं इधर, सभी बच्चे देखें, शुरू से समझाता हूं एक बार, यहां ध्यान से देखना है। एक रिएक्शन है A प्लस बी, बहुत इंपॉर्टेंट, सब लोग बोर्ड पे देखेंगे। A प्लस बी गिव C प्लस डी लिखा हुआ। एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव C प्लस डी। थोड़ा और इसको इजी कर लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 2A प्लस बी गिव C प्लस डी। कोई एक वेरिएबल रिएक्शन है जो इस तरीके से है, इक्विलिब्रियम पे रखी हुई है। इसमें अगर किसी बच्चे ने टाइम की वैल्यू 0 लिया, ध्यान से देखना है, 5-6 केसेस समझाऊंगा, फिर क्यू डिस्कस करेंगे उसके बाद। और यहाँ पे A और B लिखा हुआ है, तो हर बच्चे को पता है कि ये रिएक्शन आगे की ओर प्रोसीड करेगी। और RF का मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। सर कैसे पता चला आगे जाएगा? रिएक्टेंट से सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहेगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना आप तो जानते हैं, बेसिक सी बात है, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आना चाहिए। किसी बच्चे ने जरा देखें, यहाँ पे A लिया, यहाँ पे B लिया और अभी यहाँ पे केवल C लिया, यहाँ पे केवल C लिया। ये 3 लाइन का मतलब क्या है? 0 0 0 है। C लिया तो ये रिएक्शन अभी भी फॉरवर्ड होगी। फॉरवर्ड कैसे पता चल रहा है सर? क्योंकि अभी भी एक साइड प्रोडक्ट में अमाउंट नहीं है, तो हो सकता है टाइम की वैल्यू 0 पे ABC दिया हो। सुन लें आप, टाइम की वैल्यू 0 पे ABC हो, लेकिन टाइम की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे A माइनस एक्स, B माइनस एक्स, C प्लस एक्स और D में भी x आए, यानी मोल ऑफ रिएक्टेंट अभी भी क्या हो? कम हो रहा हो और फॉरवर्ड की ओर जा रहा हो, यानी रिएक्शन प्रोडक्ट की ओर जा रहा हो। तो ये तीनों मतलब 2 केसेस जो है फॉरवर्ड की ओर है। किसी बच्चे ने मान लेते हैं यहाँ पे C और D एज्यूम पहले से किया और यहाँ पे कुछ नहीं है, वैसे केस में रेट ऑफ जो होगा बैकवर्ड होगा रिएक्शन। रिएक्शन किधर आएगी? पीछे की ओर आएगी, क्योंकि उधर तो मोल है लेकिन इधर नहीं है, तो पीछे आना है। मान लेते हैं किसी बच्चे ने ऐसे लिया C, यहाँ देखें, यहाँ D और यहाँ पे B ले लिया और इधर डाटा नहीं है। CDB हमने अपनी मर्जी से माना है, CDB अपनी मर्जी से एक वेरिएबल है जो मोल को आइडेंटिफाई कर रहा है। किसको कर रहा है? मोल को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो हम बोलेंगे ये रेट ऑफ बैकवर्ड है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैसे पता चल रहा है? सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, लेकिन ये लाइन ध्यान से देखना है जो इंपॉर्टेंट है। किसी मॉलिक्यूल में या किसी रिएक्शन में सारे डाटा गिवन हो, जैसे ABCD सब गिवन है, तो ये फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा या इक्विलिब्रियम पे होगा। कहां पे होगा इसका डिसीजन Q बताएगा। Q क्या करता है? Q के बारे में सुन लें। Q एक नाम है जिसका नाम रिएक्शन कोशेंट है, जो रिएक्शन के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करता है। रिएक्शन के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करता है कि फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, इक्विलिब्रियम पे होगा कि क्या होगा, उसके बारे में ये सब चीजें ये बताता है। तो इतनी बातें पहले जरा जल्दी से कॉपी कर लीजिए और Q के बारे में एक लाइन लिख लीजिए। उसके बाद Q का मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको करके बताता हूं ताकि आप कंफर्ट फील करें और जल्दी से हो जाए। लिखना है, बोलूं मैं? हो गया लाइन? यस सर। लिखना इन द लास्ट रिएक्शन, in the last reaction to decide, sorry in the last case लिखना, रिएक्शन नहीं चल रहा है इसमें, एक ही रिएक्शन है, लिखना in the last case to decide the direction of reaction, to decide the direction of reaction, to decide the direction of reaction, reaction quotient is used. Once again I repeat again, in the last case to decide the direction of the reaction, reaction quotient is used. Full stop लिखना। It came into, जो अच्छा लगे लिख लेना, came into the picture or question, it came into the picture or question, when all reactant and product
are given in a particular problem, are given in a particular problem, are given in a particular problem, as well as equilibrium constant, as well as equilibrium constant ब्रैकेट में लिखना है के ई क्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ब्रैकेट में लिखना है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज आल्सो गिवन, इज आल्सो गिवन, इज आल्सो गिवन, इज आल्सो गिवन। सभी बच्चे देखें यहाँ पे, थोड़ा 2-3 बातें देख लें, बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है, इसको डिस्कस कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जाइए, रिएक्शन, एक बार थोड़ा मेरी बात ध्यान सुने। पिछले क्लास में के निकालने का फॉर्मूला होता है, सभी बच्चों को पता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूला था पिछले क्लास में जिसको हमने देखा है। के एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसके बारे में आज हम दोबारा पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, क्लियर होगा। अभी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के को केसी में देखा है, के को हमने केपी में देखा है, पढ़ लिया, सब खत्म हो गया। एक बात दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी क्यू क्या है, क्यू रिएक्शन का बिहेवियर डिसाइड करेगा, यानी उसका नेचर बताएगा, फॉरवर्ड होगा, बैकवर्ड होगा, कांस्टेंट होगा या इक्विलिब्रियम होगा, वो बताएगा। दूसरी बात, क्यू तभी काम करेगा जब के क्वेश्चन में गिवन होगा, क्यू तभी काम करेगा जब क्वेश्चन में के गिवन होगा, और आपको उस लाइन को मैंने लिखवा दिया है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। दूसरी पॉइंट जरा से देखें आप, क्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो क्यू का भी सेम फॉर्मूला होता है, क्यू का भी सेम प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। जैसा के का फॉर्मूला है वैसे ही क्यू का फॉर्मूला है। अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर मैं यहाँ से लिखूंगा तो सभी बच्चे देख रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, और यहाँ जरा देखें कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि ए के आगे 2 लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो जरा जल्दी से क्यू के बारे में एक्सप्रेशन कॉपी कर लीजिए, क्यू का एक्सप्रेशन जरा जल्दी से कॉपी कर लें, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ये लाइन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे देख लें, स्कूल वाले इसको पूछते रहते हैं बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए, ठीक है। पढ़ाते टाइम में बता देता हूँ क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। तो लिखा हुआ है कंपेयर बिटवीन के ई क्यू एंड क्यू, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी केस 1 ले लेते हैं, 3 केस बना लो, चलो आ जाओ। किसी बच्चे ने के ई क्यू इक्वल टू क्यू ले लिया, तो ऐसा रिएक्शन जो होता है, ये रफ कर लेता हूं, ऐसा जो रिएक्शन होता है ध्यान रखना आपको, इक्विलिब्रियम पे होगा। ये कहां पे होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। केस 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, देखते चलो, के ई क्यू ग्रेटर होगा क्यू से, तो ऐसा रिएक्शन फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड लिख लेना, आरएफ लिख देता हूं मैं, आप फॉरवर्ड लिखना। ये रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड की ओर जाएगी। 1-2 एग्जांपल मैं करके बताऊंगा, अभी एग्जांपल के लिए टाइम आया नहीं है। अब देखिए, दूसरा के ई क्यू की वैल्यू कम हो जाए क्यू से, तो ऐसे केस में आरबी होगा, यानी बैकवर्ड, यानी रिएक्शन बैकवर्ड और फॉरवर्ड कैसे जाती है, ये रीजन है। लेकिन 1-2 क्वेश्चन हम करेंगे, अभी इसका टाइम आया नहीं, आएगा तो देखेंगे, अभी रिलेशन तो आया ही नहीं है। ये जरा नोट डाउन कर लें जल्दी से। हो गया, डन सर। जी बोलिए, सुन रहा हूँ। सर के ई क्यू और क्यू का फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही है ना, तो वो ज्यादा और कम कैसे आएगा? अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में एक ही अननोन हो सकता है, तो प्यारे बच्चों आप समझ पाए, अगर क्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में आएगा, इसका मतलब केसी या केपी दिया हुआ होगा, इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो गिवन होगा, ठीक है। ओके सर। और होगा कि नहीं होगा अभी हम एक न्यूमेरिकल में देखेंगे, वहां दिख जाएगा, क्यों टेंशन ले लें। अब दूसरी बात, मैंने ये बात आपको बोली थी अभी थोड़ी देर पहले कि के और यू क्यू, मतलब के ई क्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, और क्यू दोनों का फॉर्मूला सेम है, ये मैंने एक बार इंट्रोड्यूस भी किया था आपको। दूसरी बात, किसी में एक ही अननोन हो सकता है, तो क्यू अननोन है, यानी के का डाटा गिवन होगा क्वेश्चन में। अभी हम ट्राई करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन लिख लो अपनी आत्मा की शांति के लिए, तुम लोग आगे छेड़ते रहते हो मास्टरों को, लिखो, इसको रफ कर देता हूँ। चलो देखो, तुम लोग फालतू में लेकर आते हो, ये देखो 2a गिव्स, ये लिखना 2a प्लस बी गिव्स c प्लस डी, सेम क्वेश्चन लिखो, 2a प्लस बी गिव्स c प्लस डी। फिर लिखना इसमें डिटरमाइन whether a capital A, determine whether a capital A will form in the reaction, or consume in the reaction, will form in the reaction or consume in the reaction, will form in the reaction or consume in the reaction. Determine whether A
विल फॉर्म इन द रिएक्शन और कंज्यूम इन द रिएक्शन। गिवन डाटा है, जरा देखो सभी बच्चे, गिवन मोल है इसमें, ये गिवन डाटा है, जरा सा देख लें, गिवन मोल है, ये डाटा पहले से गिवन है, हर क्वेश्चन में गिवन होगा, हम मान लेते हैं पहले से गिवन है। कितना इसका 5, इसका कितना 10, इसका कितना 10, इसका कितना 15। क्वेश्चन में और क्या गिवन है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, सभी बच्चे देख लें यहाँ पे। और केसी भी कांस्टेंट है तो केसी मान लेते हैं कितना है 10, केसी कितना है 10। क्या करेंगे, क्यू निकालेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। क्यू निकालने का प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पहले एक बार लिख देता हूँ, नहीं तो कोई बाद में पूछेगा फिर से। और यहाँ पे लिखना a का पावर 2, सभी बच्चे देखें यहाँ पे, और b लिखेंगे इसके जगह पे, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। 10 इंटू 15 लिखना है सर, बहुत अच्छी बात है। नीचे में आगे 5 का स्क्वायर लिखना है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे आगे अगेन 10 लिखना है। इतना लिख के छोड़ेंगे तो गलत, सभी बच्चे सुन लें, एक बार जरा ध्यान से सुन लो, इतना लिख के छोड़ेंगे तो गलत, ये क्या है, गलत है, ठीक है। गलत क्यों है, वो यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, दोबारा जब मैं लिखूं तो दोबारा आप भी लिखना, ठीक है। दोबारा क्या है, 10 इंटू 15 लिखना था, बहुत अच्छी बात है। नीचे जरा देखें 5 का स्क्वायर करना था, ये भी बहुत अच्छी बात है, और इंटू 10 करना था। लेकिन ऊपर में पावर कितना है, 2, ऊपर में पावर कितने है जी, 2, नीचे में पावर कितना है 3। तो पावर जिधर कम वॉल्यूम उधर लिखेंगे, और कितने से, जितना लिखा हुआ हो। तो 1 का डिफरेंस है इधर, और ऊपर वॉल्यूम लिखना है। वॉल्यूम का डाटा क्वेश्चन में गिवन है कितना 10, तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। यस सर। मेरा ये सजेशन है आपके लिए, जब भी मैं ऐसा कहीं लिखूंगी ये गलत है तो आप भी लिख लिया करेंगे, घर पे जाके वही पूछते हैं कि ये कहाँ से आया, फिर टेंशन बढ़ाते हैं अगले दिन लाके। इसलिए सीधा ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे सभी बच्चा समझ पा रहा है कि 10 वैन ये सब कट उठ के देख लेना आप लोग, तुम लोग जो भी है। तो मैं यहाँ से क्यू निकाल लेता हूँ, मान लेता हूँ क्यू का डाटा सॉल्व करेंगे, और क्यू का डाटा जल्दी से एक बार देख लीजिए, मेरे हिसाब से 6 आना चाहिए। यस यस सर। सर। हाँ, तो क्यू का डाटा 6 आ गया। और यहाँ पे देखो सभी बच्चे यहाँ देखें, और के का डाटा, केसी का डाटा कितना है 10, और क्यू और केसी में रिलेशन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आप बताइए अब पढ़ के बढ़िया से, ऊपर कंडीशन लिखा हुआ है आपकी कॉपी में, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या होगा, फॉरवर्ड। हाँ फॉरवर्ड जाएगा। हाँ, ये रिएक्शन फॉरवर्ड की ओर जाएगा, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, ये रिएक्शन फॉरवर्ड की ओर जाएगा। और फॉरवर्ड का मतलब होगा रिएक्शन में कंज्यूम होगा, ये कैसा होगा, कंज्यूम होगा। तो ये लिखना कंज्यूम इन द रिएक्शन, कंज्यूम इन द रिएक्शन, कंज्यूम इन द रिएक्शन, ये लिखना आपको। क्या नाम है इसका, नमन जी, आपको समझ में आ रहा है? आप हैं इस दुनिया में? देखो, समझने के लिए इशारा ही काफी है। एक बार आप लोग का अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो पता चल ही गया कितने लोग आए हैं और क्या कर रहे हैं, बट फॉर्मेलिटी थोड़ा अपना फुलफिल करना है। ठीक है, हो गया? यस सर। यस सर। एक बार जरा सभी बच्चे सुने, हमने पिछले क्लास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में लिखा था। स्टार्टिंग के सेकंड लेक्चर के आसपास में हमने इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा सा लिखा था, इक्विलिब्रियम क्या है, इसको कौन इफेक्ट करेगा, नहीं करेगा। आज इस बात को हम दोबारा थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। तो थोड़ा सा लिखना, अगली हमारी हेडिंग है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जल्दी से लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स प्रॉपर्टी, एंड इट्स प्रॉपर्टी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स प्रॉपर्टी। एनसीईआरटी में लिखा होगा एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, एनसीईआरटी में लिखा होगा एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट, एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट, एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। हम जो भी प्रॉपर्टी यहाँ लिखेंगे, बोर्ड में, जेई में, नीट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अभी बस हम लिखेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इनको मैं डिफाइन करके आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझाऊंगा। तो अभी पहला रूल लिखना है, जैसे इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट चेंज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट चेंज बाय एडिशन ऑफ एनी मटेरियल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट चेंज बाय एडिशन ऑफ एनी मटेरियल, by addition of any material or removal of any material or removal of any material, comma change in volume, comma change in volume or pressure
चेंज इन वॉल्यूम और प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम और प्रेशर एंड फिर लिखना एंड के बाद एंड एडिशन ऑफ और रिमूवल ऑफ any reactant or product and addition of or removal of any reactant and product फर्स्ट लाइन क्या है, मैं डिस्क्राइब अच्छे से करूंगा, अभी बस लिख लेना है आपको, एक एक करके सारी लाइनों को हम देखेंगे, अभी बस लिखा हुआ ये, नो मोर क्वेश्चन। हो गया? ये सर मगर एक बार चेक करना था, रिपीट कर देंगे? Equilibrium constant is not changed by addition of any material or removal of any material, change in pressure or volume or and addition of removal of any reactant or product, यस सर, डन। बहुत बड़ा लाइन है ये, आप चिंता ना करें, ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन था, जेई में 2 यहाँ से, नीट में 2, हम एक बार में कर लेंगे, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए दूसरा पॉइंट लिखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज आल्सो नॉट डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज आल्सो नॉट डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज आल्सो नॉट नॉट डिस्टर्ब by addition of catalyst, सेकंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट जरा जल्दी से लिखेंगे, बाई चेंजिंग प्रेशर स्लैश वॉल्यूम, स्लैश ऐसे लिखना है, प्रेशर स्लैश वॉल्यूम, बाई चेंजिंग प्रेशर स्लैश वॉल्यूम स्लैश मोल स्लैश एनी मटेरियल equilibrium of the reaction will be disturbed, equilibrium लोगों ने, equilibrium of the reaction will be disturbed and reaction will move either in forward or backward, direction, backward direction to again established at equilibrium, क्या होता है सब बताऊंगा, अभी बस लिखते चलें। अगला पॉइंट लिखना है, नो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट depends upon temperature as well as stoichiometry of the reaction, stoichiometry of the reaction। फोर्थ नंबर पॉइंट के अंदर ए पॉइंट लिखना है, जिसके ऊपर लिखना है, याद रखें यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, इसको मैं इंपॉर्टेंट ही लिख देता हूं, तुम लोग देख लेना अपने हिसाब से जैसा अच्छा लगे, ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट का जो ए लिखेंगे, मतलब 4 पॉइंट हो गया, फोर्थ में ए लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ का बी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चे जरा से यहाँ देखें, फोर्थ नंबर का ए पॉइंट का नाम है टेम्परेचर, पहले ले लेते हैं, आ जाइए टेम्परेचर के बारे में जरा डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर के बारे में सभी बच्चे जरा से यहाँ देखें, जो इक्वेशन यहाँ डिराइव करूंगा, इक्वेशन पता नहीं कहाँ से आया, अभी सिलेबस में है नहीं इक्वेशन, वैसे सॉल्यूशन नाम के चैप्टर से आता है, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट मान लेंगे वो इक्वेशन है लॉग, यहाँ देखें K(EQ2), इक्विलिब्रियम 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, K(EQ2), यहाँ लिखा हुआ है EQ1। ये इक्वेशन कहाँ से आ रहा है आपके कोर्स में नहीं पूछा जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, इसलिए हम इक्वेशन लिख लेंगे। वैसे सॉल्यूशन नाम के चैप्टर से क्लास 12 से आ रहा है, जिसको हमने लिखा है इक्वल टू, बुक्स वाले यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा एच डिवाइडेड बाई 2.303 R,
2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2 लिखना है। 1/T1 माइनस 1/T2 आपको नोट करना है, जल्दी से जरा नोट करेंगे। ये इक्वेशन जेई 2013 में पूछा हुआ है, अचानक मुझे याद आया इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं कोई लाइन बोलूँ कि ये ध्यान रखना है तो आप पढ़ते टाइम उनको ज्यादा फोकस करना है। बाकी प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हैं लेकिन उनको ज्यादा फोकस करना है। अब थोड़ा इनको थोड़ा डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखना है लॉग, मतलब लॉग तो आप जानते हैं, ये लिखना है KEQ2 इक्वल टू लिखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर लिखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2 लिखना। KEQ1 में लिख देना पूरी लाइन सेम, बस एट टेम्परेचर T1 लिख देना। KEQ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1। क्लियर हो गया होगा, सभी बच्चे लिख पा रहे हैं। थोड़ा डेल्टा H के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सभी बच्चे जानते हैं डेल्टा H का नाम होता है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। डेल्टा H का नाम होता है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, इसका नाम होता है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन लिखना आपको। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। डेल्टा H के बारे में दो कंडीशन देख लीजिए। एक बार कोई भी सब्सटेंस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जब हीट को एब्जॉर्ब करता है, आप तो जानते हैं किसी को भी बॉन्ड तोड़ना है तो उसको एनर्जी चाहिए। हीट और एनर्जी हम सेमी मान के चल रहे हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ऐसे केस में हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब का मतलब हीट बढ़ेगा, तो बुक्स वाले मानते हैं डेल्टा H इक्वल टू ग्रेटर देन 0 इस तरह लिखा होगा, और डेल्टा Ng लेस देन 0 लिखा होगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब हीट एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब को क्या स्ट्रीम बोलते हैं, एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एंडो का मतलब क्या स्ट्रीम होता है अंदर यानी इन, और डेल्टा G लेस देन का मतलब है एक्सोथर्मिक, बाहर निकालेगा, और एक्सोथर्मिक बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और आप सभी बच्चों को याद रखना है एक्सो का मतलब होता है आउट, एनर्जी बाहर जाएगा, उसको आउट मान लिया हमने, ये नोट करना है आपको। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं इस केस में हीट एब्जॉर्ब होगा, यानी हीट एब्जॉर्ब होगा, और इस केस में हीट रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा, आपको नोट करना है। डन सर। हो गया, डन सर। आर के बारे में जरा देखते हैं, रफ करता हूं इधर। आर के बारे में जरा सा आ जाइए। आर इक्वल टू लिखना है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर का नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। गैस स्टेट में आपको सर ने अच्छे से पढ़ाया होगा, गैस स्टेट में सर ने अच्छे से पढ़ाया होगा। आर की दो वैल्यू होती है, जरा सभी बच्चे बताएं। आर की दो वैल्यू, ऐसे तो आर की तीन वैल्यू है। सबसे पहले जरा सा कोई भी बच्चा बताए आर की वैल्यू कैलोरी में लेंगे तो कितना होगा जी। आर की वैल्यू कैलोरी में कितनी होती है, जल्दी बताओ तुम लोग, टाइम लॉस मत करो, बताइए। कुछ मत बताइए, लिखिए सर। सर डेल्टा H की वैल्यू कैलोरी में होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो तुम लोग पढ़ाओ कर तुम लोग घर पे। डेल्टा H कैलोरी में होगा तो R की वैल्यू 2 लेना है, 2 कैलोरी आता है। और डेल्टा H अगर जूल में होगा तो R की वैल्यू 8.31 लेते हैं, 8.31 लेते हैं। R का एक और वैल्यू था पिछले क्लास में हमने यूज किया है 0.08। क्या होता है 0.08, हमने न्यूमेरिकली सॉल्व किया तो उसको यूज किया है, ये लिखना है। अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बाद नोट करना है आपको जरा सा। एक ये इंपॉर्टेंट था इसका फॉर्मूला, दूसरा यहाँ से एक लाइन लिखा हुआ है तो लाइन जरा सा नोट करना है आपको। तो पास्ट ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है जेईई मेंस 2013 में, तो लिखेंगे जरा सा इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट increases, if equilibrium constant, if equilibrium constant increases on increasing temperature, on increasing temperature, on increasing temperature, then reaction will be endothermic in nature, then reaction will be endothermic in nature, then reaction will be endothermic in nature, and if
it decrease and if it decrease on increasing temperature and if it decrease on increasing temperature and if it decrease on increasing temperature then it must be exothermic in nature. 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 फुल स्टॉप. पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है. एंडोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी लेने वाला. एंडोथर्मिक रिएक्शन इज सुटेबल एट हाई टेम्परेचर. एंडोथर्मिक रिएक्शन is suitable at high temperature while endothermic reaction is suitable at high temperature while exothermic reaction is suitable at low temperature. While exothermic reaction is suitable at low temperature. While exothermic reaction is suitable at low temperature. लिख लिया आप लोगों ने? यस सर. यस सर. सभी बच्चे देखें. बी पॉइंट, ए पॉइंट था टेम्परेचर, बी पॉइंट देखना है जरा आपको. इस पूरे सेगमेंट का ए और बी सबसे डिफिकल्ट पार्ट है जिसको हम थोड़ा लिख रहे हैं, और बाकी के तीन पॉइंट लिखे हुए हैं उसको समझाऊंगा. अभी ली चैटरले प्रिंसिपल उसको बोलते हैं, अभी लिखा हुआ है. इसके ऊपर भी लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे भी है हर साल मतलब पूछा हुआ, समझ लें आप. इसका नाम है स्टाइचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन. स्टाइचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन लिखना, बी पॉइंट का नाम स्टाइचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन. सभी बच्चे जरा यहाँ देखें, कोई रिएक्शन है जिसका नाम है ए, गिब्स बी बन रहा है यहाँ पे, तो इसका जो के की वैल्यू होगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, हम ऐसा लिख सकते हैं. एक रिएक्शन है जिसमें ए गिब्स बी बन रहा है, यानी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुझे निकालना है, तो कितना होगा? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन. सभी बच्चे यहाँ पे जरा देखें. सिमिलर एक रिएक्शन और दिया हुआ है आपके पास, मान लेते हैं किसी बच्चे ने देखा बी गिव्स ए लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान से देखें. 5 रिएक्शन लिखूंगा, उसी का आंसर बनाना है. तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो निकालूंगा मैं, वो बोलूंगा कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी. मैं इसका इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, तो अपनी मर्जी से इसका नाम K1 रख लेता हूँ और यहाँ पे मैं K2 रख लेता हूँ. 2 K1 सेम दिखाई दे रहे, तो हमने K1 और K2 रख दिया. किसी बच्चे को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए. बुक्स में एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन होगा या पास्ट ईयर पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा, रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2. यहाँ जरा लिख देता हूँ दूसरे कलर से. यहाँ पे लिखा होगा, जैसे ये पहला तो बहुत आसान था, यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2. K1 K2 का अगर रिलेशन देखूंगा तो K2 इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1/K1 हो जाएगा. सभी बच्चे शायद समझ पा रहे हो, इसको नोट करना है आप. K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/K1. 1/K1. इसको थोड़ा वर्डिंग में लिख लेते हैं, एक लाइन, आपको शायद याद ना रहे तो लिख लेना जरा सा. फर्स्ट पॉइंट लिखना है, मतलब इसी में लिखना है, इसको इस लाइन को जरा वर्डिंग में लिखेंगे. ऑन रिवर्सिंग ऐसे लिखना, ऑन रिवर्सिंग एनी रिवर्सिबल रिएक्शन, ऑन रिवर्सिंग एनी रिवर्सिबल रिएक्शन, ऑन रिवर्सिंग एनी रिवर्सिबल रिएक्शन, its equilibrium constant will be inversed. Its equilibrium constant will be inversed. उल्टा हो जाएगा, ठीक है, will be inverse. चलते हैं जरा सा. थर्ड इक्वेशन एक बना लेते हैं जरा सा. 3-4-6 इक्वेशन थोड़ा ड्राइव करेंगे, 6 से क्वेश्चन है. थर्ड इक्वेशन जरा सा सभी बच्चे देखिए. थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, 2a + 2b ले लेते हैं. चलो आ जाओ, ये देखो 2a 2b का रिलेशन देखते हैं जरा सा. तो यहाँ पे K3 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे K3 इक्वल टू होगा b का पावर 2 और a का पावर 2. a का पावर 2 जल्दी से इसको नोट कर लें. इक्वेशन नंबर 3 मैंने अपनी मर्जी से बनाई है. एक बच्चे का कोई क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसका. ओके ठीक है, सेम क्वेश्चन उसने मैसेज किया था, कोई बात नहीं. इसको देखिए आप लोग, जल्दी से आ जाइए. अगर कोई बच्चा पूछता है सर K3 या K1 का क्या रिलेशन होगा, तो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं. K3 इक्वल टू होगा K1 का स्क्वायर. क्या कहते हैं आप? K3 इक्वल टू क्या होगा? Yes, K1 का sir. स्क्वायर. मैंने जानबूझ के इधर रफ नहीं किया है, सभी बच्चे देखते रहे.
K3 इक्वल टू होगा K1 का स्क्वायर। तो मैं इसके लिए एक लाइन लिखूंगा और वो लाइन के लिए, ये B का पावर 2 है, थोड़ा दिख नहीं रहा शायद, मैंने अभी देखा अचानक सा, ये B का पावर 2 लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है जरा सा, इसके लिए लिखना ऑन मल्टीप्लाइंग, लिखना ऑन मल्टीप्लाइंग द रिएक्शन by any number equilibrium constant will be rest by any number equilibrium constant will be rest by the power equal to that number, by the power equal to that number, हो गया। यस सर। फोर्थ एक और इक्वेशन है, C गिव्स D लिखा हुआ है और K4 निकालेंगे, K3 निकला तो यहाँ पे K4 और K4 का पावर होगा D कंसंट्रेशन ऑफ डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ C। तो जल्दी से ये नोट कर लीजिए आप लोग, और इसको नोट करने के बाद जो लाइन बोलूंगा उसको ध्यान से देखना है, और इन्हीं सबों से क्वेश्चन पूछे हुए प्रीवियस ईयर्स में, तो हमने एक एक करके इन सभी को समझा दिया। K1 क्या है, K2 क्या है, K3 क्या है, K4 क्या है, सभी बच्चे देख पा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 जरा सभी बच्चे देखेंगे बोर्ड पे। इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 को अगर मैं कंपेयर करूं, जो 1 यहाँ लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ऊपर वाला थर्ड को रफ कर देता हूँ, एक बार इधर रफ कर लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो आपको। इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा इधर लिखता हूँ, सभी बच्चे देखे, दिखना नहीं है आपको, दोबारा लिख के बता रहा हूँ, नहीं तो कोई पूछेगा कहाँ से आया। इस तरीके से लिखा, और इधर लिखा हुआ है K1 और K1 इक्वल टू B, और यहाँ पे लिखा हुआ है A। यहाँ जरा देखना है, तो मैं इन दोनों को जरा देखो ऐसे, थोड़ा सभी बच्चे प्लीज यहाँ जरा सा देखें, ऐड कर दूं तो ऐड करूंगा तो यहाँ बनेगा A प्लस C गिव्स, यहाँ देखें B प्लस D बनेगा, और यहाँ जो K5 होगा, सभी बच्चे जरा सा देखें प्लीज यहाँ पे थोड़ा, यहाँ जो डाटा अगला निकलेगा उसका नाम हमने K5 मान लिया, और K5 सभी बच्चे यहाँ पे देख पा रहे हैं, K5 कितना होगा K1 इंटू K4। K5 सर कैसे निकाला आपने, तो K5 ये निकालता हूं इधर, K5 जरा सा देखिए यहाँ पे कितना आएगा, K5 इक्वल टू होगा इसके लिए B का कंसंट्रेशन, D का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ C, देख सकते हैं आप। और इस पूरे B और A को देखिए, B और A का नाम क्या है K1, तो मैं यहाँ पे K5 इक्वल टू लिखूंगा K1 इंटू D और C का कंसंट्रेशन का नाम है K4, तो ये इस तरीके से लिख लूंगा, तो K5 इक्वल टू ये वाला डाटा होगा। इसको जरा जल्दी से कॉपी करना है आपको, और इसके लिए भी एक लाइन लिखेंगे। हो गया? यस सर। लिखना है इसमें ऑन एडिंग to reaction their equilibrium constant, on adding to reaction their equilibrium constant will be multiplied, equilibrium constant will be multiplied। फोर्थ पॉइंट के 2 पॉइंट थे, ए और बी, जिसको हमने अच्छे से लिख लिया, सभी बच्चे देखें, रफ कर रहे हैं, जरा 5 नंबर पॉइंट लिखना है। 5 नंबर पॉइंट एक दिन पहले दिन किसी बच्चे ने पूछा था, उसका टाइम आया नहीं था, आज आ गया है। 5 नंबर पॉइंट आ जाए। 5 नंबर पॉइंट में सभी बच्चों को लिखना है सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम, सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम। 5 नंबर पॉइंट का नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम, सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम। यहां पे देखिए इसमें केस 1, 2 केस इसको भी बना लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम लिखना है इफ के इक्विलिब्रियम इज वेरी हाई, इफ के इक्विलिब्रियम इज वेरी हाई। सभी बच्चे देख लें यहाँ पे, के इक्विलिब्रियम कैसा हो, बहुत ज्यादा हाई हो,
बहुत ज्यादा हाई को कई बार बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है जिसको मैं लिख देता हूँ के इक्यू ग्रेटर देन 10 टू द पावर 3 लिख लो। के निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। इसका मतलब हर बच्चा कोई समझ पा रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा लेनी है, हाई का मतलब, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब कैसा लेना चाहिए, बहुत ही कम लेना है। यानी लो ये कॉपी करना जरा जल्दी से। इस लाइन को देख के पता चल रहा है कि के इक्विलिब्रियम ज्यादा से ज्यादा लोगे, ध्यान से यहाँ देखो, के इक्विलिब्रियम ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनेगा, इसका मतलब प्रोडक्ट फेवरेबल होगा। यही लाइन थोड़ा मैं लिखना है, जल्दी से लिखेंगे। हायर वैल्यू ऑफ के इक्यू, हायर वैल्यू ऑफ के इक्यू is indicate that, higher value of KEQ is indicate that, higher value of KEQ is indicate that reaction is product favorable, reaction is product favorable, reaction is product favorable, that is almost all of the reactant, that is almost all of the reactant, that is almost all of the reactant are converted into product, are converted into product, are converted into product, and product is more stable, and product is more stable than reactant, and product is more stable than reactant, and product is more stable than reactant, and product is more stable than reactant। दूसरा केस लिखना है, केस टू। केस टू ये रहा, यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, सभी बच्चे देख लें। क्या लिखना है जरा जल्दी से केस टू में, केस टू में ये लिखना है जरा जल्दी से। जल्दी जरा इसको नोट कर लें। हाँ जी सर, आप मेरी गाड़ी ले जाइए, वो तो सार्वजनिक है, गरीबों की सेवा के लिए। ठीक है, नहीं मैं क्लास का बात करूँगा। हाँ ले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस पहुँचा दीजिएगा, ठीक है, गरीबों का भी ध्यान रखें। चाबी मेरे बैग के पास। डन सर। हो गया। इसका मतलब क्या दिखाई, जरा से देख लो। इसका मतलब ये हो रहा है, जरा सुन लें, इस लाइन का मतलब ये लिखा हुआ है कि रिएक्टेंट की इच्छा नहीं हो रही है प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट कम है, इसका मतलब क्या, रिएक्टेंट की इच्छा नहीं हो रही है वो आगे जाए, जबरदस्ती इसको धक्का मार के ले जाया जा रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा लिखना है हमें। लो वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम, लो वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम is indicate that, is reactant, sorry, is indicate that reactant is more stable than product, reactant is more stable than product, reactant is more stable than product, that is it does not, that is it does not want to convert, that is it does not want to convert into product, that is it does not want to convert into product, so reaction is reactant favorable, reactant favorable, reactant favorable, और उधर गया ही नहीं होगा तो बहुत कम बना होगा, तो लिखना है एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, extent of the reaction, extent of the reaction in forward direction, extent of the reaction in forward direction is very less, extent of the reaction in forward direction is very less, is very less, is very less। इस पूरे चैप्टर का बैकबोन ये था जिसका नाम आप देखें ली चैटलियर प्रिंसिपल लिखा हुआ है। इस पूरे चैप्टर का बैकबोन यही है जिसको अब हम थोड़ा सा देखेंगे, ली चैटलियर प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का नाम है ली शैटिलियर प्रिंसिपल, लेकिन सबसे लास्ट में आता है ये, जब सब कुछ निपट गया रहता है तब आता है ये। तो ली शैटिलियर प्रिंसिपल है। होमवर्क जरा सुन लें सभी बच्चे, मैं तो इसे पढ़ाऊंगा। होमवर्क ये है एनसीईआरटी में, ये चैप्टर नंबर 7 है, वहां पे केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छे से प्रूफ रीडिंग कर लेंगे। अगर आप किसी पैकेज को यानी किसी स्टडी मटेरियल को ट्राई करते होंगे, किसी भी कोचिंग का या तक्षशिला का भी, कोई दिक्कत नहीं है, आत्मा की शांति के लिए इसको भी देख लेंगे। और इसके पहले अगर टेस्ट हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, उस पेपर को भी देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन क्लास नोट से आएगा, मेरी 200% गारंटी है। और अभी तक टेस्ट दिया नहीं है तो अगले टेस्ट का जहां पे आपका होगा इंतजार करना, केवल और केवल क्लास नोट से आएगा। कुछ भी वो लोग पढ़ा लें, क्लास नोट से क्वेश्चन आएगा, कुछ भी पढ़ा लें। ठीक है, तो होमवर्क जरा इसे कर लेना है। एनसीईआरटी चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, आज चैप्टर 99% खत्म हो जाएगा, 1% रह जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, आज चैप्टर के बारे में जरा सुन लें आप। होमवर्क है एनसीईआरटी में, प्रूफ रीडिंग पेंसिल से कर लेंगे। मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, आप पढ़ते टाइम आपको लगेगा अरे सर ने सब कुछ करा दिया, इसलिए इतना टाइम लगा। और स्टडी पैकेज आपके पास है, इसका या किसी भी कोचिंग का आप देख लेना अपनी आत्मा की शांति के लिए। अब पूछना चाहते हो तो पूछ लेना। और टेस्ट हो गया है तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ होगा तो देखना क्लास नोट से क्वेश्चन आएगा, कुछ भी कर लो क्लास नोट से क्वेश्चन आएगा। अब ली शैटिलियर प्रिंसिपल के बारे में जरा सुन लीजिए क्या है, फिर मैं इसके बारे में लिखवाऊंगा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पहला प्रॉपर्टी जो हमने लिखा है वहां पे, जो अभी 5 प्रॉपर्टी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ठीक पहले लिखी थी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को ली शैटिलियर डिफाइन करता है। जो 5 प्रॉपर्टी है उसमें से तो 1 2 3 हम देखेंगे यहाँ पे, जिसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी ली शैटिलियर डिफाइन करता है। तो ली शैटिलियर पहले क्या है देखें, किसी घर में ये 2 बच्चे हैं, एक छोटा और एक थोड़ा सा बड़ा, तो इसको बड़ा बना लेते हैं। और इसके मदर फादर का नाम है XY। ये छोटा बच्चा रहता है घर में, जिद्दी टाइप का माहौल बना लेता है और अपने आप को समझता है पूरा घर उसके हिसाब से चलना चाहिए, चाहे कई बार बहनें और भाई रहते हो या भाई भाई हैं, और पूरा कंट्रोल इसके हिसाब से चलता है। मान लेते हैं कोई संत व्यक्ति, कोई महात्मा संत, कोई पंडित जी घर पे आ गए, XY के घर आ गए, उन्होंने इन्वाइट किया था मथुरा से, और कोई मथुरा से बाबा इनके घर आ गए। अब बाबा जैसे आएंगे, छोटा वाला बड़ा बदतमीज है, दिन भर टीवी देखता है, गाने सुनता है, अभी आजकल तो फोन आ गया तो फोन यूज करता होगा, पहले वो बस टीवी देखता होगा और रिमोट अपने हाथ में लेकर बैठ जाता होगा। अब XY के घर में जैसे आएंगे, कई बच्चे अपने घर में देखा होगा इस टाइप के रहते हैं कि आप जो बोलेंगे वो नहीं करेगा। जैसे आपके घर में छोटे बच्चे रहते हैं, आपके अगर पेरेंट वगैरह से बोलेंगे बेटा जरा एक गिलास पानी लेकर आप, नहीं लाएगा, तो माँ बाप उल्टा कमांड देते हैं, उल्टा कमांड देते हैं। तो जो साधु बाबा आए थे इनके घर में बैठे थे, उनके सामने XY ने कमांड दिया हो छोटे बच्चे को, बेटा पानी ला के नहीं देना है, वो दौड़ के गया होगा, ला के बाबा को दे दिया होगा। बाबा ने पूछा थोड़ी देर बाद, ये क्या मामला है, ये जो चल रहा है ये क्या मामला है भाई, क्या बोल रहे हैं पानी मत देना, टीवी मत देना, टीवी का रिमोट मत देना, तो लाके में दे रहा है। तो XY ने समझाया कि बेटा, XY ने बोला बाबा जी हमारा जो लड़का है ना वो थोड़ा सा अजीब सा माहौल है, उसको जो काम बोलते हैं करना है वही नहीं करता है, हम बोल रहे हैं पढ़ना है नहीं पढ़ता है, जो नहीं बोलते हैं वही काम करता है। आप में से भी 80% लोग ऐसे होंगे। चेक करने के लिए मैं बोल देता हूँ, अपनी आंखें बंद करके अपनी माँ का फेस याद नहीं करना है, आप आंखें बंद करके देख लीजिए, आपकी आंखों के सामने बस आपकी माता जी का फेस आएगा, आप कुछ भी कर लीजिए वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब XY जो भी था हमने लिखा था, और जो दो छोटे बच्चे थे वही ली शैटिलियर प्रिंसिपल है। ली शैटिलियर प्रिंसिपल क्या करता है, इक्विलिब्रियम को रोकता है। अब इक्विलिब्रियम को जरा एक बार मैं डिफाइन करता हूँ, सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें, 5 मिनट लगेगा एक्स्ट्रा थोड़ा इनको समझने के लिए। इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम है NFL, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, फुल फॉर्म इसका, सब रफ लिखना नहीं है, समझने के लिए सारी बातें कर रहे हैं हम। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड इसका नाम है। और इंडिया में एक कंपनी का नाम है गेल, गेल का नाम होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 2 कंपनी जहां भी खुलेगी आमने सामने खुलती हैं, बीच में एक रेलवे ट्रैक वगैरह होता है इनके बीच में। ठीक है, रेलवे ट्रैक होता है और आमने सामने खुलते हैं। गेल कंपनी जो गैस बनाती है, अमोनिया गैस, LPG CNG ये सब वहीं से आते हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम है। और NFL का नाम है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। ये लोग क्या करते हैं, अमोनिया लेते हैं, जरा देखो आप यहाँ पे अमोनिया बनाते हैं, ठीक है, और अमोनिया गैस इसको देते हैं, और अमोनिया से ये क्या करता है, यूरिया बनाता है। सभी बच्चे देखें, अमोनिया से क्या करता है, ये यूरिया बनाता है, और ये वही यूरिया है जो खेतों में आता है। ठीक है, NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, देखें इस तरह नाम है। आपकी क्लास में कोई बच्चा फ्यूचर में मान लेते हैं, कोई भी आप में से जो भी पढ़ रहा है, फ्यूचर में उसने एक कंपनी खोली और वो केमिकल की कंपनी खोलेगा, ध्यान सुनना है थोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब बातें। ये सब क्लास 11 में मूल कंसेप्ट ने भी सर ने एक बार डिस्कस किया होगा आपको, जहां भी पढ़ रहे थे, एक बार दोबारा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कंपनी उसने केमिकल की खोली। भारत के लोग तो केमिकल की कंपनी खोलते नहीं, केमिकल की कंपनी तो छोड़ो, पूरे जीवन में अच्छे से पढ़ते लिखते तो है नहीं, और उसके बाद मोमोज चाउमीन बेचते हैं। इतना तो मुझे लगता है कि चाइना में भी मोमोज नहीं बिकता होगा जितना हिंदुस्तान में लोग मोमोज खाते हैं और बेचते हैं। यहाँ पे गली गली में खोल दिया है, जहां भी जाओ वहां पे देखो, इतने ठेले वेले लगा दिए, पढ़ते वढ़ते नहीं है और देश को गाली देते रहते हैं कि बेरोजगार है, ये हुआ है। बढ़िया से पढ़ते, सारी जॉब खाली है।
तो आप में से किसी बच्चे ने केमिकल की कोई कंपनी खोल दिया। अब केमिकल की कंपनी में एक प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को दूर करेगा ली चैटलियर, और जिस प्रॉब्लम का नाम है इक्विलिब्रियम। अब वही हमें समझना है। केमिकल की कंपनी में मान लेते हैं, जैसे किसी बच्चे का नाम ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं पीयूष को ले लेते हैं, ये थोड़ा जेंटलमैन लग रहा है। पीयूष जी ने प्लानिंग करी कि फ्यूचर में कंपनी खोलना है, और बढ़िया सा प्लानिंग करेंगे। हिंदुस्तान के लोग ये बहुत बड़ी खासियत है, पैसा कमाने से पहले पेपर पे पूरा प्लानिंग कर लेते हैं। 10 लाख लगाएंगे, 1 साल में इतना आ गया, फिर 1 साल में इतना आ गया, फिर 1 साल में इतना आ गया, 3 साल में अरबपति बन गए, पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं, काम पहले करते नहीं है। तो पीयूष जी ने प्लानिंग करा कि 10 लाख रुपए लगा देना है, और जैसे ही 10 लाख लगाया, समझ लो पूरी बात अब जरा सा, 10 लाख लगाया, 10 लाख लगाया, कोई भी केमिकल की कंपनी, जैसे हार्पिक एसिड हो गया, कुछ भी घर पे, कुछ भी लाइजोल, ओजोल, फिनॉल, कुछ भी ऐसा देख लेंगे आप, ये सब चीजें, फिनाइल की बोतल्स होती हैं, सब केमिकल है। 10 लाख लगाने के बाद इन्होंने प्लानिंग करी कि पहले ही मंथ 10 लाख आ जाना चाहिए, फर्स्ट मंथ में नो प्रॉफिट नो लॉस, दूसरे मंथ में आना चाहिए 15 लाख, बहुत बढ़िया, ये प्रॉफिट स्टाफ बढ़ा लूंगा, तीसरे महीने में आना चाहिए 20 लाख। ये सब सोचने में बड़ा अच्छा लगता है, अब प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन केमिकल की कंपनी के लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है कि जितना पैसा लगाते हैं वही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। कोई केमिकल की कंपनी में जो पीयूष जी ने लगाया, मान लेते हैं 10 लाख, इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना है। जितना पैसा लगाएंगे, ये एक्चुअल लगाया इन्होंने, और इन्होंने प्लानिंग करी थी कि कम से कम 10 लाख का प्रोडक्ट बनना चाहिए, 10 का प्रोडक्ट बनना चाहिए। इसका मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा देख लो पहले एक बार, फिर हम गेल एनएफएल वापस आएंगे। शायद इतने का प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है, इन्होंने प्लानिंग करी इतना बनना चाहिए। यानी ये कैसा प्रोडक्ट, ये कैसा प्लानिंग कर रहे हैं, एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है, ये कैसा थ्योरेटिकल प्रोडक्ट, थ्योरेटिकल प्रोडक्ट, यानी जितना प्लानिंग करा पेपर पे चल रहा है सब थ्योरेटिकल प्रोडक्ट है। होता क्या है, जैसे ही कंपनी में प्रोडक्शन शुरू हुआ, कंपनी आगे काम कर रही है, प्रोडक्शन शुरू हुआ, तो 10 लाख का जो भी ये चाहते थे माल बने, वहां पे गलती से 6 लाख का बनता है। और आसान शब्दों में क्या कहना चाह रहा हूं, आप कोई केमिकल का प्रोडक्ट बनाना शुरू करिए, कोई केमिकल की फैक्ट्री डाल लीजिए, आप जितना प्रोडक्ट सोचेंगे बने, उतना नहीं बनेगा, उससे हमेशा कम बनेगा, और जितना कम बनेगा उसका नाम है एक्चुअल। क्योंकि हमने पेपर पे ये प्लानिंग नहीं करी है, ये रियल है। ये क्या है, रियल। तो 2 बातें सुन लें आप, ये कैसे कम बनता होगा, क्या रीजन है, उसी का नाम है इक्विलिब्रियम। अब उसको हमें थोड़ा बेवकूफ बनाना है, इक्विलिब्रियम को थोड़ा समझना चाहते हैं। कि उसने 10 लाख का बिजनेस डाला, 10 लाख का प्रोडक्ट उसमें लगाया, और सोचा कि 10 लाख का पहली बार में प्रोडक्ट आना चाहिए पहली कंपनी से, और तुरंत हम मार्जिन लेंगे, प्रॉफिट में आ जाएंगे और ग्रोथ करने लगेंगे, कंपनी खड़ा कर देंगे, सोचा हुआ इन्होंने। अब 10 लाख का लगाएंगे, आना तो चाहिए था सच में 10 लाख रुपए, लेकिन हर बार 10 लाख से कम 6 लाख 7 लाख 8 लाख ऐसा अमाउंट का प्रोडक्ट उधर से निकलेगा। ऐसे में क्या होगा, कंपनी धीरे धीरे लॉस में जाएगी। ध्यान सुनना, ऐसे में कंपनी धीरे धीरे लॉस में जाएगी। फाइनली जब बार बार लॉस में जाएंगे तो पीयूष जी क्या करेंगे, अपने छोटे छोटे स्टाफ को पहले बाहर करेंगे, फिर बड़े बड़े स्टाफ को बाहर करेंगे जो इनकी जरूरत नहीं है। फिर धीरे धीरे अगर अपने इन्होंने इन चीजों पे काम नहीं किया, अपने खर्चों पे कंट्रोल नहीं किया, तो कंपनी को शट डाउन करना पड़ेगा। सिमिलर, इस बात को समझाना ऐसे चाह रहा हूँ कि 10 लाख से जो 6 लाख हुआ, यानी 4 लाख का लॉस है, उसको बचाने के लिए हम जो लॉ यूज करते हैं उसका नाम है ली चैटरले प्रिंसिपल। अब ली चैटरले प्रिंसिपल जरा सीधा देखते हैं थोड़ा सा एग्जांपल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी का तो वैसे ग्राफ है, ग्राफ ही डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। एक एनसीईआरटी का ग्राफ थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। ये जो टॉपिक यहाँ डिस्कस कर रहा था इसका नाम है परसेंट यील्ड। ये जो टॉपिक डिस्कस कर रहा था ना इसका नाम है परसेंट यील्ड। आपको मोल कंसेप्ट में सर ने पढ़ाया होगा, बट एनी में नहीं पढ़ाया तो सब छोड़ो, रफ है। फिर यहाँ जरा देखें, इन्होंने HCL कंपनी खोला, इस सर हम फ्यूचर में HCL बनाएंगे, तो इस पॉइंट पे H2 रखा हुआ है, ध्यान से देखना है, और इस पॉइंट पे Cl2 रखा हुआ है। पीयूष जी ने ये कंपनी लगाया कि सर हम HCL का बिजनेस करेंगे। होता क्या है कि जैसे ही H और Cl, जैसे ही H और Cl आगे बढ़ेंगे रिएक्शन शुरू होगा, ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा और शुरू होगा। ये बिल्कुल शुरू हुआ, यहाँ पे पहली बार प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान से सभी बच्चे देखें, इस पॉइंट पे पहली बार प्रोडक्ट बना होगा, यहाँ पे पहली बार प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद क्या होता है, बुक्स में दिखाता है यहाँ से एक सिंगल लाइन ड्रॉ हो जाएगी, जिसको मैंने ब्लैक से इंडिकेट किया। थोड़ा ध्यान से देखना है यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने इधर 5 मोल रिएक्टेंट में, इधर में 5 मोल लिया आपने, और इधर भी 5 मोल लिया आपने, रिएक्शन शुरू कराया आपने, मान लेते हैं। आप चाहते थे, एक एग्जाम्पल लिया हमने, कंसिडर किया बस, आप चाहते थे प्रोडक्ट बने 10 मोल। कोई भी कंपनी लॉस में पहुंचाना नहीं चाहता, कोई भीख मांगना नहीं चाहता इस दुनिया में, तो भाई अब चाहता है प्रोडक्ट बनाए। प्रोडक्ट जैसे पहली बार बनेगा, ध्यान सुना, प्रोडक्ट जैसे पहली बार बनेगा, बनने के बाद एक लाइन ड्रॉ हो जाता है। एक लाइन का मतलब हो गया आगे सिस्टम में इक्विलिब्रियम आ गया। और आपको पता है सर,
जैसे ही सिस्टम में इक्विलिब्रियम आएगा, ना रिएक्शन फॉरवर्ड की ओर जाएगी, ना रिएक्शन कहाँ आएगी, बैकवर्ड की ओर आएगी। यानी RF इक्वल टू RV होता है इक्विलिब्रियम पे, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जा रही है, आगे रिएक्शन हो ही नहीं रहा, पीछे की ओर रिएक्शन आ ही नहीं रहा। इसका मतलब हो गया प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा। और जैसे ही प्रोडक्ट बनना बंद होगा, धीरे धीरे कंपनी लॉस में जाएगी, स्टाफ को बाहर करना पड़ेगा। स्टाफ को हम बाहर करना नहीं चाहते, कंपनी लॉस में रखेंगे नहीं, तो ऐसे केस में ली चैटरले प्रिंसिपल लगाएंगे। प्रिंसिपल क्या, ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल ये है कि इस इक्विलिब्रियम को बेवकूफ बनाना है। इक्विलिब्रियम को कैसे बेवकूफ बनाएंगे? तो चॉइस नंबर 1 ये है कि जैसे ही थोड़ा सा यहाँ प्रोडक्ट बना होगा, ये प्रोडक्ट जैसे बना होगा, हम बकेट को चेंज करके नया बकेट लगा देंगे। थोड़ा सा प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट हटा दिया, फिर दूसरा बकेट लगा दिया हमने, फिर से थोड़ा सा प्रोडक्ट बना, हमने प्रोडक्ट चेंज करके फिर से हमने वो कर दिया। इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूअस रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। क्या कि हमने बार बार प्रोडक्ट को बाहर कर रहे हैं। जब हम यहीं से प्रोडक्ट को बाहर कर लेंगे, सभी बच्चे देखें, जब हम यहीं से प्रोडक्ट को बाहर कर लेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट को अगर बाहर कर लेंगे, तो आगे लाइन ड्रॉ ही नहीं होगी, आगे लाइन जाएगा ही नहीं। जब आगे लाइन जाएगा ही नहीं, तो इक्विलिब्रियम वेट करता रह जाएगा कि अब आगे प्रोडक्ट बन रहा है, इसके आगे हम आगे लाइन लेके जाएंगे, लेकिन इक्विलिब्रियम अटेंड ही नहीं कर पाएगा, इन सिस्टम अटेंड नहीं कर पाएगा इक्विलिब्रियम को। मैं समझाना चाहता हूँ, कोई भी केमिकल की फैक्ट्री डालता है इस दुनिया में, तो इक्विलिब्रियम अटेंड करता है, जिसकी वजह से कंपनी लॉस में चली जाती है, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में जितनी भी केमिकल की फैक्ट्री हैं, सब ली चैटरले प्रिंसिपल को अप्लाई करती हैं। इसीलिए हम पढ़ रहे थे इक्विलिब्रियम को सेव करने के लिए हम ली चैटरले लगाते हैं। ली चैटरले का पहला रूल है कंटिन्यूअस रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, बार बार निकाल दो, आगे लाइन ड्रॉ ही नहीं होगी। जब ड्रॉ नहीं होगा तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं, तो हमारा लॉस में कंपनी नहीं जाएगा। दूसरा चॉइस क्या है? जैसे ही यहाँ पे पहली बार प्रोडक्ट बना होगा, आप इसका थोड़ा सा मोल बढ़ा दो। किसका मोल? मोल ऑफ रिएक्टेंट। थोड़ा इधर बढ़ा दो, फिर थोड़ी देर बाद इधर बढ़ा दो, दोनों साथ में नहीं बढ़ाना है। एक बार इसका बढ़ा दीजिए, तो फिर सिस्टम सोचेगा अब इक्विलिब्रियम आएगा, अब आएगा, तब तक फिर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, इक्विलिब्रियम ही नहीं आ पाएगा। इक्विलिब्रियम बेसिकली वेट करेगा कि अब मेरे को सिस्टम में अटेंड करना है, लेकिन वो अटेंड कर नहीं पा रहा होगा। क्या मैं इतनी बातें समझा पा रहा हूँ आपको? Yes, sir. Yes, sir. एक बार सभी बच्चे जरा इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक जहां लिखी है, वहां पे 2 लाइन, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, 2 छोड़ दीजिए, 1 जरा जल्दी से पढ़ लीजिए एक बार। लाइन नंबर 1 जरा जल्दी से पढ़ लीजिए, उसमें यही लाइन लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि बेटा तू नीचे जा और रिएक्शन में आ जाएगा, और कंटिन्यू कुछ भी कोई चेंजेस कर लेगा, थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब होगा तू, लेकिन फिर से अटेंड कर लेगा। फर्स्ट रूल में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम में लिखा हुआ है, जो अभी 2-3 मिनट पहले मैं लिखवाया था, इक्विलिब्रियम में आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे, रिएक्शन थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब होगी, लेकिन फिर से इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा। तो ऐसे केस में हम उसको बार बार डिस्टर्ब करके, यानी बेवकूफ बना के अपना काम निकालते रहेंगे। ठीक है? इस दुनिया में बहुत बेवकूफ लड़का या लड़की वो रहता है जो किसी से पंगा ले लेता है, बहुत स्मार्ट वो रहता है जो अपना काम निकालता है बस। ठीक है? क्योंकि लड़ाई किसी से करके क्या करेंगे, तो हम भी इक्विलिब्रियम को बेवकूफ बनाएंगे और आगे की ओर प्रोसीड करते रहेंगे। उम्मीद करता हूं समझा पा रहा हूं। ली चैटरले के बारे में धीरे धीरे एक एक करके देखते हैं, 5-6 इसका लॉ है, देखेंगे, यानी एप्लीकेशन है इसका। तो पहले ली चैटरले प्रिंसिपल लिख लेते हैं। बोर्ड में ली चैटरले प्रिंसिपल पूछता है, यानी स्कूल लेवल के एग्जामिनेशन में, और जेई और नीट में इसके एप्लीकेशन से कंटिन्यू क्वेश्चन है, तो एप्लीकेशन भी हम देख लेंगे। तो पहले ली चैटरले प्रिंसिपल के बारे में जरा जल्दी लिखना है। इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ एनी रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ एनी रिवर्सिबल रिएक्शन, of any reversible reaction is the most stable state, is the most stable state, is the most stable state, and if any change is made by changing pressure oblique volume, pressure oblique volume oblique temperature, oblique मतलब स्लैश, pressure oblique volume, ठीक है? pressure oblique volume oblique temperature oblique mole oblique concentration oblique addition of any inert material, oblique addition of any inert material, then equilibrium of the reaction will be disturbed, and reaction will move in the direction such that
in the direction such that equilibrium again established, equilibrium again established, equilibrium again established, and हो गया, and के बाद लिखना effect of applied change, effect of applied change is nullified, effect of applied change is nullified, effect of applied change is nullified, effect of applied change is nullified. यहाँ देखिए थोड़ा सभी बच्चे, पहला हमारा हेडिंग है इफेक्ट ऑफ मोल, इफेक्ट ऑफ मोल। दूसरा एक हेडिंग है इफेक्ट ऑफ, सर जी बोलिए। सर नलिफाइड मतलब? बड़ा भयंकर मामला है ये, आप सोच के आइएगा फिर मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है? आपको आ जाएगा इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया कि अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बार आप सोच के आ पाइएगा, ठीक है? हाँ, फिर मैं बोल दूंगा, आप चिंता मत करिए, कमिंग क्लास में एक बार आप ही से पूछूंगा और आप नहीं बताएंगे तो मैं आंसर बोल दूंगा, क्यों चिंता कर रहे हैं? ठीक है, यहाँ जरा देखें प्लीज एक बार, इफेक्ट ऑफ मोल और कंसंट्रेशन, दो टॉपिक हम एक ही मान के चलेंगे। दो टॉपिक क्यों एक है? सभी बच्चे जरा देखें, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हर बच्चे को पता होता है, मोल्स पर वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट अगर हम कर दें, वॉल्यूम अगर हम कांस्टेंट कर दें किसी भी क्वेश्चन में, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें तो दोनों बातें क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी, क्योंकि मोल का सिंबल भी क्या होता है आप जानते हैं, एन होता है, और इसमें भी क्या होगा? सेम हो जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ मोल और इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन दोनों बातें क्या है? सेम है। तो मैं इसको और करके लिख देता हूं कि दो इफेक्ट एक साथ देखेंगे ली चैटरले प्रिंसिपल का। 6 इफेक्ट है, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, 5-6 इफेक्ट है, जिसमें से 2 इफेक्ट हम एक साथ देख रहे हैं। इसमें लिखना है आपको, ये सारी बातें पढ़ा दिया है, इसी को लिखना है। लिखना ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, जल्दी करेंगे, ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, on increasing concentration of reactant, reaction will move in forward direction, 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 and on increasing concentration, and on increasing concentration of product, and on increasing concentration of product, reaction will move in backward direction, reaction will move in backward direction, reaction will move in backward direction, reaction will move in backward direction। यहां जरा सभी बच्चे देखें, यहां लिखा हुआ है इफेक्ट, यहां लिखा हुआ है चेंज। क्या इफेक्ट आएगा और क्या चेंज आएगा इसके बारे में मैंने सब पढ़ा दिया है, दोबारा लिख रहा हूं आपके लिए। सभी बच्चे जरा यहां देखें दोबारा, अगर रिएक्टेंट की वैल्यू बढ़ाएंगे, रिएक्टेंट का मोल कंटिन्यू बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड की ओर जाएगा। हमें रिएक्शन फॉरवर्ड की ओर ही चाहिए। पीयूष जी ने जब कंपनी खोला था तो लॉस में ले जाने के लिए नहीं खोला था। आगे प्रोडक्ट आएगा, पब्लिक की डिमांड बढ़ेगी और चलो जो मार्केट में प्रोडक्ट निकालेंगे और कमाएंगे। बस क्या होगा, रिएक्टेंट कंटिन्यू बढ़ाते रहना है, आप जानते हैं। अगर आपने रिएक्टेंट कम किया, अगर आपने रिएक्टेंट की वैल्यू कम किया, सभी बच्चे देख पा रहे हैं तो आप समझ पा रहे हैं रिएक्शन किधर चला जाएगा? बैकवर्ड। तो हमें ये चाहिए ही नहीं कभी भी। इसके बाद जरा देखो, कंटिन्यूअस रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, कंटिन्यूअस रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट का मतलब सभी बच्चे यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रोडक्ट अगर बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट अगर बढ़ जाएगा तो आप सभी बच्चे समझ पा रहे हैं रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। तो हमें ये भी नहीं चाहिए। कंटिन्यूअस रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट करेंगे वैसे केस में रिएक्शन कहाँ होगा? फॉरवर्ड होगा। रिएक्शन कहाँ होगा? फॉरवर्ड की ओर होगा। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है एक बार लिख देना चाहिए, शायद आपको याद नहीं रहेगा। लिखना है मोस्ट सुइटेबल कंडीशन। दो बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखना है, मोस्ट सुइटेबल कंडीशन, मोस्ट सुइटेबल कंडीशन in term of concentration, in term of concentration for any reaction,
most suitable condition if term of concentration in term of concentration for any reaction increase the concentration of reactant, increase the concentration of reactant, increase the concentration of reactant and continuous removal of product, 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 continuous removal of product, continuous removal of product। लिख दिया आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. मुझे एक बार बताया जाए पहले, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे अभी 2-3 लाइन और डिफिकल्ट लिखना है। यहां तक केमिकल इक्विलिब्रियम ठीक चल रहा है सबका? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, देखिए हमसे तो उम्मीदवार रखते हैं इंस्टीट्यूट वाले कि मैं थोड़ा फास्ट लेके चलूं, लेकिन मैं कितना ही फास्ट करूं, सब कुछ समझाना भी है और सबको आना भी चाहिए। इतना डीप जाके पढ़ेंगे तब जाके हमारा एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सिचुएशन ये कि बच्चे पढ़ते हैं, अब पता नहीं क्या पढ़ते हैं, भगवान ही उनका मालिक है, और एग्जाम में ड्रॉप हो जाते हैं। जैसा मैं कहूँगा आप ऐसा करते हैं, ट्रस्ट मी 100% तो कोई रोक ही नहीं सकता अगर आप ऐसा फॉलो करते हैं। और बहुत घटिया पढ़ते होंगे तब भी 94-95% लेकर आ जाएंगे। तो हमने यहाँ तक बात कर लिया। अब जरा 2 इफेक्ट एक साथ देखेंगे अगेन। थर्ड इफेक्ट का नाम है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, फोर्थ का नाम है इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। तो मैं एक अगेन बताऊंगा, आप एक समझ लेना। सभी बच्चों को पता है बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इस लाइन का मतलब क्या है? जितना ज्यादा प्रेशर हाई उतना वॉल्यूम कम। जिस सब्सटेंस का प्रेशर जितना ज्यादा हाई होगा वॉल्यूम कम, जिसका वॉल्यूम हाई उसका प्रेशर कम, जिसका भी वॉल्यूम हाई उसका प्रेशर कम। तो मैं ये वाला समझा देता हूं, ये वाला आप समझ जाना, मतलब उल्टा होगा। ठीक, एक ऊपर वाला देखेंगे, दूसरा उसका क्या होगा? उल्टा होगा। एक जब हम पढ़ेंगे तो दूसरा वाला उल्टा होगा। तो दूसरा जरा सा एक बार देखते हैं, ठीक है? हम सेकंड समझा दिया मैंने, फर्स्ट 3-4 था हेडिंग। पहला था मोल, दूसरा था कंसंट्रेशन कर दिया, तीसरा प्रेशर मैं बताता हूँ, चौथा इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम आप पढ़ लेना, टेम्परेचर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो टेम्परेचर देखेंगे, ठीक है? टेम्परेचर में लिखना थोड़ा जल्दी से, टू नो, जरा जल्दी लिखेंगे, टू नो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टू नो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम, we should know type of reaction, 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 that is delta Ng equal to 0, delta Ng less than 0 और delta Ng greater than 0, delta Ng greater than 0। ये लिखना जरा जल्दी से, that is के बाद हो गया सर। हाँ देखिए, इसके बाद जरा जल्दी से डिफाइन करते हैं केस 1 ले केस का। सभी बच्चे देखिए, मैं प्रेशर को समझा रहा हूँ, वॉल्यूम आपके दिमाग में चलना चाहिए। प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम, ध्यान रखना। इसको जरा बताता हूँ, एक ये लेके पहले देखते हैं, तीनों केसेस एक बार डिस्कस कर देते हैं। डेल्टा Ng 0, डेल्टा Ng 0 का कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, मैं N2+3H2 यूज कर लेता हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, या H2I2 कर लो। ये वाला जरा से देखते हैं, गिव्स 2HI, अब जानते हैं ऐसा बन जाएगा, 2HI लिखा हुआ है गैस। हाँ देखो, सभी बच्चों को पता है सबसे पहले सर डेल्टा Ng निकालना है, और डेल्टा Ng मैंने निकाल दिया, पहले ही 0 मान लिया, खत्म हो गया। इसका QP निकालूंगा, QP मतलब प्रेशर के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ क्योंकि बार बार मुझे प्रेशर चाहिए। ऊपर निकालते हैं मोल, तो मैं लिखूंगा मोल ऑफ HI का स्क्वायर। सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है मोल ऑफ HI का स्क्वायर, नीचे मोल ऑफ H2 और नीचे मोल ऑफ I2 लिखूंगा, नीचे मोल ऑफ क्या लिखूंगा? I2 लिखूंगा। प्रेशर इसमें आएगा नहीं, आप जानते हैं जिस सब्सटेंस का डेल्टा Ng 0 होता है, हर बच्चे को पता है, जिसका डेल्टा Ng 0 होता है, सभी बच्चों को पता है कि डेल्टा Ng 0 में
Kp और Kc इसका बराबर होता है, तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 लिखा हुआ यहाँ पे, तो जरा जल्दी से कॉपी कर लो और इसमें एक लाइन फटाक से लिख लेंगे, ठीक है ना। सिंस Q is not affected by change of pressure or volume, which mean equilibrium of the reaction is not affected, so delta Ng equal to 0, type of reaction are independent from pressure and volume, हो गया Yes. सबने लिख लिया? हो गया जी? Yes, sir. Yes, sir. केस 2 थोड़ा देखना है, केस 2 लिखेंगे डेल्टा एन जी लेस देन 0। केस 2 को थोड़ा ध्यान से देखना, केस 2 थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। केस 2 में मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो देखो यहाँ पे N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2NH3 गैस। आप जानते हो डेल्टा एन जी यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना है -2। डेल्टा एन जी कितना है -2, सभी बच्चों को पता है। डेल्टा एन जी के बारे में तो डिस्कस कर ही लिया। क्यूपी निकालेंगे, बोर्ड पे जरा सब लोग देखें, बोर्ड पे जरा देखेंगे, रिक्वेस्ट आपसे, क्योंकि डिफिकल्ट है, थर्ड मतलब सेकंड केस नहीं डिफिकल्ट है थोड़ा। क्यूपी इक्वल टू, सर पी क्यों लिख रहे हैं, मैं प्रेशर के रिस्पेक्ट में बात करूंगा, वॉल्यूम में भी, तो क्यूपी इक्वल टू होगा अमोनिया का स्क्वायर, मोल ऑफ अमोनिया का होल स्क्वायर। सभी बच्चे देखें, मोल ऑफ अमोनिया का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल ऑफ N2 मोल ऑफ H2 का पावर क्यूब। सभी बच्चे बोर्ड पे जरा इस कंटेंट को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे में पावर 4 है, ऊपर में पावर 2, नीचे में पावर 4 ऊपर में पावर 2, दोनों का डिफरेंस 2, दोनों का डिफरेंस कितना है 2। जिधर कम पावर उधर वॉल्यूम लिखना है, ऊपर में कम तो वॉल्यूम ऊपर जाएगा, प्रेशर कहाँ आएगा नीचे, तो बुक्स में प्रेशर ऐसा लिखा होगा पी स्क्वायर, यहाँ कितना होगा एनटी का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आपको आया? जल्दी से रिप्लाई करेंगे, क्या ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. NT क्या है? ठीक है सर इसमें NT क्या है? हाँ टोटल मोल है। अच्छा हाँ, यस सर। हाँ पिछले क्लासों में पढ़ा है ये सारी बातें, लेकिन वहां पे डाटा रख रहे थे, अब विदाउट डाटा रख रहे हैं क्योंकि हमारे पास डाटा है ही नहीं कुछ। इस पूरी लाइन को मुझे देख के दो बातें पता चल रही हैं कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्यूपी का डाटा कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है तो क्यूपी का डाटा कम होगा, क्योंकि क्यूपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन है, प्रेशर है। प्रेशर बढ़ाएंगे क्यूपी कम होगा, सभी बच्चे जरा सा देख लें। और आपको तो पता है कि केपी कैसा है, कांस्टेंट वैल्यू था शुरू में, कैसा था, कांस्टेंट डाटा है, जो क्वेश्चन में गिवन होगा, जो क्वेश्चन में क्या होता है गिवन होता है। इसका मतलब समझ में आ रहा है? यहाँ देखें कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, इधर ये भी लिख देता हूँ, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा क्यूपी कम होगा, और क्यूपी कम होने से क्यूपी इज लेस देन, क्यूपी यहाँ पे लिखा हुआ है इज लेस देन केपी हो जाएगा, और ऐसे केस में रिएक्शन फॉरवर्ड की ओर चलेगी। हमें फॉरवर्ड की ओर ही रिएक्शन चाहिए था, वरना कंपनी बंद हो जाएगी अपनी। तो क्यूपी और केपी में ये रिलेशन डेवलप होगा। इसका मतलब सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्या समझ पा रहे हैं कि अगर अमोनिया की फैक्ट्री खोलनी थी या हमें फ्यूचर में प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा मार्जिन या प्रॉफिट चाहिए, तो हमें HPL भी करना पड़ेगा, हाई प्रेशर करना पड़ेगा। और जैसे ही हाई प्रेशर करेंगे तो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम है, तो हाई प्रेशर लो वॉल्यूम, क्या लिखेंगे,
हाई प्रेशर लो वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ाते जाएंगे प्रोडक्ट की ओर जाता रहेगा और हमें बार बार मार्जिन मार्केट में हमारा पैसा आते रहेगा। तो हाई प्रेशर लो वॉल्यूम में लिखना है। और जल्दी से इसके लिए एक लाइन लिख लो, डेल्टा एनजी लेस देन जीरो, डेल्टा एनजी लेस देन जीरो, टाइप ऑफ रिएक्शन are best suitable at high pressure and low volume। ठीक है, बेस्ट सुटेबल एट हाई प्रेशर एंड लो वॉल्यूम, हाई प्रेशर एंड लो वॉल्यूम, हाई प्रेशर एंड लो वॉल्यूम। एक लास्ट के साथ देखते हैं, बस फिर रहने देंगे। चलिए आइए देख लीजिए, यहाँ जरा केस दिखाते हैं। अगला केस थर्ड लिखना है आपको, जरा सा केस थर्ड में सभी बच्चे देखें, ये लिखना है N2O4, यहाँ देखें जरा सा N2O4, सभी लोग जरा बोर्ड पे देखें, किप्स 2NO2 लिख लो। ये डेल्टा Ng ग्रेटर देन जीरो, तो डेल्टा Ng की यहाँ से जो वैल्यू होगी 1 होगी, सभी बच्चे जानते हैं। QP यहाँ से डिसाइड करूंगा और QP में सभी बच्चे समझ पा रहे हैं NNO2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे NN2O4 आ जाएगा, इनटू पावर ऊपर में 2 नीचे में 1, पावर का डिफरेंस 1, वॉल्यूम कहाँ आएगा नीचे, वॉल्यूम हमेशा पहले देखते हैं तो वॉल्यूम नीचे तो प्रेशर कहाँ आएगा ऊपर, और जब प्रेशर ऊपर आएगा तो टोटल मोल कहाँ आएगा नीचे। सर आपने वहां टोटल मोल स्क्वायर कर दिया था क्योंकि वहां पावर P का 2 था, तो P का पावर 2 था तो NTB 2 होगा, यहाँ P का पावर 1 है तो NTB कितना होगा 1 होगा। सभी बच्चे से समझ पा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ जरा सा देखें आप, K तो हमेशा कांस्टेंट एक डाटा है, K कैसा है कांस्टेंट है, कहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, K कांस्टेंट है जो क्वेश्चन में गिवन मिलेगा। और मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो QP बढ़ेगा। सभी बच्चे यहाँ से जरा सा देख लो, प्रेशर बढ़ाएंगे तो QP बढ़ेगा और QP बढ़ेगा कंटिन्यू, तो KP के रिस्पेक्ट में QP बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही बड़ा होगा सभी बच्चे समझ पा रहे हैं रिएक्शन कहाँ आएगा बैकवर्ड आएगा, रिएक्शन कहाँ आएगा बैकवर्ड आएगा। इसे जरा जल्दी से कॉपी कर लीजिए। और इसका मतलब ये समझ में आ रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि रिएक्शन बैकवर्ड की ओर होगी तो जो हमारी कंपनी है, जो आपने खोला है, आपकी अपनी कंपनी लॉस में चली जाएगी, क्योंकि आपकी कंपनी का मार्जिन किधर है, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनेगा, स्टाफ को पैसे आप दे पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर को कम करना पड़ेगा। इसका मतलब वहां पे HPLV था, यहाँ पे क्या होगा LPHB होगा, यहाँ पे क्या होगा लो प्रेशर और क्या होगा हाई वॉल्यूम। क्या होना चाहिए लो प्रेशर और हाई वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके बारे में जरा लिखेंगे, hence delta Ng greater than 0, hence delta Ng is greater than 0, type of reaction are best suitable condition at low pressure and high temperature, at low pressure and high temperature, at low pressure and high temperature। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मेरी सुन लें सभी बच्चे, इतना लिखने के बाद बस इतना ही था आज के लिए। कमिंग क्लास में इसी के आगे हम प्रोसीड करेंगे और इसी में 2 या 10 मिनट की टॉपिक होगी, इसको कवर करेंगे। फिर हम लोग इक्विलिब्रियम के अलावा मोल कंसेप्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट 2 में अपन लोग आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर।